गुड इवनिंग। बैठिए बैठिए बैठिए। दोनों कल की क्लास में हम लोग इस इशू पर डिस्कस नहीं कर पाए थे अबाउट द सिलेबस और अबाउट द मार्किंग। सिलेबस पे डिस्कस के बाद सीधे हम लोग टॉपिक पे चलेंगे। थोड़ा सा सांस ले लूं, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत आती है। क्या हुआ पीछे वालों? कुछ गड़बड़ है उसमें? दिख नहीं रहा हूं यार। वो पीछे की लास्ट के दोनों देखिए। वैसे जनरली जब कभी सी सेट का बैच स्टार्ट होता है, कल फर्स्ट डे था, मैं आपको बता नहीं पाया, आज सेकंड डे, आज बता देता हूं। सी सेट के बारे में एक मिथक, कहानी या यूं कहिए व्यंग बड़ा फेमस है जब से सी सेट आया है। रीजन क्या है कि यूपीएससी को भी पता है कि जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये लोग बचपन में स्कूल से भागे होंगे, स्कूल से नहीं भागे होंगे तो 17 के पहाड़े के लिए भागे होंगे। और जिनको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी जोड़ घटाना गुणा भाग में दिक्कत होगी, वही लोग जनरली इस फील्ड में आया करते थे। कुछ आपको मैं दिखाता हूं, जैसे एक टर्म है 2 3 6, 236 इंटू 1001। आराम से देखो, ये हम लोगों ने पढ़ा था कक्षा 2 में। अब 2 तो याद नहीं होगा कि पढ़े भी थे कि नहीं पढ़े थे, पर ये 2-3 में पढ़ाया जाता है। किसी किसी स्कूल में 5वीं तक नहीं पढ़ाया जाता, 6वीं में पढ़ाया जाता है। ये गुणा है, गुणा। और जब इसको हम गुणा करते हैं तो रिजल्ट आएगा 236, 236। इतना ही नहीं, अभी गुणा करके दिखाऊंगा। जैसे लिखा है 7 8 9, तो ये रिजल्ट आएगा 7 8 9, 7 8। गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे आता है अभी दिखाऊंगा। जैसे मान लिया लिखा है 2 3 4 5, दो तीन चार पांच, 2 3 4 5, ये परिणाम आएगा। आराम से देखिए। इसके अलावा अगर आप तो परिणाम आएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यूपीएससी क्या करेगा सी सेट में, ये मैं आपको बेसिक न्यूमेरेसी बता रहा हूं। और आपको ये भी जानकारी दे दूं कि ये वाले टॉपिक्स को मेरे जाने के बाद कोई और टीचर आएंगे पढ़ाएंगे, बट इन द लास्ट, जब ये बैच लास्ट हो रहा होगा तो 8 क्लासेस मैं आपको बताऊंगा विदाउट फार्मूला। यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, अब अगर मान लिया ये किसी एग्जाम में दे देता
और नीचे ऑप्शन बना देते। और हमें जानकारी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, रफ कॉपी में गुणा करने बैठ जाएंगे। गुणा करना क्यों कठिन होगा, उसके दो रीजन है। पहला कि मैक्सिमम लोग गुणे में ही कमजोर होते हैं। दूसरा, इतनी बड़ी संख्या देख के हिम्मत छूट जाती है, हिम्मत जवाब दे जाती है। और तीसरी खास बात क्या होगी कि जिस वक्त आप पेपर दे रहे होंगे, गर्मी का महीना होगा और सेकंड मीटिंग पेपर होगा। सेकंड मीटिंग का मतलब हुआ फर्स्ट मीटिंग आप जीएस दे चुके होंगे। और आप में से जो भी लोग इस क्लास में बैठे हैं, यदि अपने जीवन में कभी भी कोई भी एग्जाम सीरियस होके दिए होंगे तो, यदि दिए होंगे तो, नहीं दिए तो आगे सीरियस होना। तो आप देखे होंगे जब कोई एग्जाम होता है तो हम कई दिन पहले से रात दिन मेहनत कर रहे होते हैं। मतलब हमारे दिमाग और शरीर में जितनी ताकत होती है सब्जेक्ट पे लगी होती है। और अगर 2-3 पेपर हैं तो पहले पेपर तक तो हम ठीक रहते हैं, उसके बाद सेकंड थर्ड पेपर आते आते हम मानसिक रूप से थक जाते हैं। और याद रखना, व्यक्ति शारीरिक तौर पे नहीं मानसिक तौर पे थकता है, शरीर से कोई नहीं थकता। शरीर तो मशीन है, जितना पेट्रोल होगा उतना दौड़ेगी। मानसिक रूप से थक जाते हैं। तो कल्पना करो कि गर्मी का महीना, कई दिनों से आप जीएस पढ़ रहे होंगे, सुबह पेपर हो चुका होगा, उसका भी प्रभाव आपके दिमाग पे होगा। कई बार क्या होता है, पेपर बाद हम चेक करने लगते हैं हमारे कितने सही हैं, उससे भी पॉजिटिव नेगेटिविटी आई होगी। फिर सेकंड मीटिंग जिस वक्त पेपर दे रहे होंगे और लगभग ऐसे या इसके जैसे प्रश्न मिल रहे होंगे, इसीलिए लोग सीसेट में फेल हो जाते हैं। क्योंकि इतनी थकावट और मेहनत के बाद दोपहर का टाइम 2:30 से 4:30 बहुत खतरनाक होता है। ये मैं पर्सनल अनुभव पे भी कह रहा हूं और आपको भी पता होगा। तो 2:30 से 4 का जो समय होता है बड़ा खतरनाक समय होता है। इसमें जनरली लोग भोजन करके नींद की ओर अग्रसर होते हैं, उनकी हैबिट होती है। और हैबिट की भी अपनी एक आदत होती है। अगर किसी चीज की हैबिट रेगुलर है आपको, तो सही समय आने पर आप वैसा ही करेंगे। कभी आजमा के देख लेना। तो होता क्या है, सेकंड मीटिंग जिस वक्त हम पेपर दे रहे होते हैं, हमारी मन स्थिति बहुत कंजेस्टेड हो जाती है और उस समय हमें शानदार परफॉर्मेंस की आवश्यकता होती है, फिर हम कर नहीं पाते। मेरा भी अपना अनुभव है, अगर दोपहर में आपने 1-1:30 बजे भोजन किया तो 2:30 से 4:30 सोएंगे ही सोएंगे। इसीलिए यहां की मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि कल से ये क्लास जो 5 से 7 हो रही है, एक क्लास दोपहर में 2:45 से 4:45 के बीच होगी। ताली नहीं बजाए। कारण क्या है कि वैसे एनवायरनमेंट में सीखना होगा। मैं जानता हूं उस टाइम में आपको समझाना मेरे लिए कठिन काम होगा, क्योंकि नेटवर्क उस समय नहीं आता, लेकिन फिर भी हम लोग इस पे कोशिश करेंगे। अब आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं। आदत होती क्या है, खूब ध्यान से सुनना। पीछे वालों, आदत बता रहा हूं, सीख लो, इसी से लाइब्रेरी ज्वाइन होगी। आपको बता दूं, पहले कहा जाता था कि जोड़ियां आसमानों में बनती हैं। अब आसमान में जोड़ी नहीं बनती, अब कहां बनती है? लाइब्रेरी में। जिसका न बन रहा हो ज्वाइन कर लो, गारंटी देता हूं कभी न कभी ऊपर वाला सुनेगा जरूर। ये इधर लाइब्रेरी कल्चर आया। मैं बहुतों को जानता हूं जो बड़े अच्छे थे, ठीक ठाक थे, सिलेक्शन हो जाता, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए, फिर गृहस्थी लेके घूम रहे हैं सड़क पर। तो लाइब्रेरी वायरस का काम करती है। जो लोग ज्वाइन किए होंगे अंदर से मुझे गाली भी दिए होंगे। जो लोग ज्वाइन किए होंगे वो ये भी समझ गए होंगे कि मैं कैसे समझ गया कहां क्या होता है। और जो मैंने बताया ये 99% ट्रू है। 99, 1% में एक्सेप्शन छोड़ दिया। सुनते रहो। आदत क्या होती है, ध्यान से सुनना। हैबिट बनती कैसे, उसका इंपैक्ट क्या होता है। अमेरिका में एक प्रेसिडेंट हुए जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। और जो कहानी मैं बताऊं इसको आप सर्च मारोगे तो मिल जाएगी।
अब्राहम लिंकन का मर्डर हो गया था। अमेरिका में दो राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और अब्राहम लिंकन का मर्डर हुआ था, हत्या हुई थी। दोनों के बारे में एक अजब संयोग भी है, टाइमिंग, डेट, बर्थ, डेथ, मर्डर के मेथड, इन सब में एक संयोग भी है, इंसिडेंट भी है। तो हम इंसिडेंट पे ना जाके सीधा चलते हैं अब्राहम लिंकन पे। अब्राहम लिंकन बहुत पॉपुलर थे अमेरिका में। जब उनका मर्डर हो गया तो जनरली क्या होता है, जब किसी का मर्डर हो जाता है तो उसको कैश करा लिया जाता है। जैसे जिन लोगों ने इंग्लिश में जूलियस सीजर ड्रामा पढ़ा होगा तो उन्हें भी पता होगा कि जूलियस सीजर की जब हत्या हो गई तो उसका एक दोस्त था, उसने स्पीच देकर के जूलियस सीजर के फेवर में बहुत कुछ डिसाइड करा दिया था। तो जब अब्राहम लिंकन की हत्या हो गई तो अमेरिकी लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं इसको पूरे अमेरिका में चलवाया जाए। तो अब यह हुआ कि अब्राहम लिंकन के लाइफ स्टाइल पे एक ड्रामा खेला जाएगा, नाटक। तो जब नाटक खेलेंगे तो उसके लिए रोल के लिए एक एक्टर भी चाहिए जो अब्राहम लिंकन का रोल करे। तो अमेरिका में थोड़ा सा सर्च किया उन लोगों ने, कई जगह पर ऑडिशन लिया, तो एक आदमी मिल गया, वो एकदम अब्राहम लिंकन जैसा ही लगता था, लेकिन दोनों के स्टाइल में डिफरेंस था, क्योंकि अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट थे, वो आम आदमी था। तो कंपनी, अब सुनना ट्रेनिंग का इफेक्ट क्या होता है, कंपनी ने 3 महीने के लिए उसको अपने पास रख लिया, घर नहीं जाने दिया। 3 महीने उसको ट्रेंड किया कि अब्राहम लिंकन कपड़े ऐसे पहनते थे, बोलते ऐसे थे, चलते ऐसे थे, एक्शन ऐसे लेते थे, कंपनी ने तैयार कर लिया। और जब 3 महीने वो ट्रेंड हो गया तो लगभग 1 वर्ष तक पूरे अमेरिका के अलग अलग शहरों और जगहों पे अब्राहम लिंकन पे नाटक खेला गया। और उसको घर नहीं, सब सारे एक्टर तो घर जाते थे, उसको नहीं जाने देते थे, क्योंकि उनको उसके अंदर से अब्राहम लिंकन दिखाना था। लिंकन की एक खासियत थी, वो कड़क स्टाइल में बोलते भी थे, प्लस उनका एक पैर थोड़ा सा खराब था। तो जब चलते थे तो एक पैर ऐसे दबा के चलते थे, जैसे ये अभी मैं चला, एक पैर दबा के चलते थे। जाहिर सी बात वो भी ऐसे चलता था। जब ड्रामा खत्म हो गया, अब ध्यान से सुनना, अब वो हैबिचुअल हो चुका था, आदि। लाइब्रेरी मैंने ऐसे ही नहीं बोला, कुछ सोच के बोला होऊंगा, आदि हो गया वो। उसके बाद जब ड्रामा खत्म हो गया, उसको फीस वगैरह दे दी गई रोल निभाने की, और वो अपने घर गया। तो जब घर पहुंचा, नेक्स्ट डे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के लिंकन तैयार होते तो तैयार हुआ, वही लिंकन वाला ड्रेस वगैरह पहना, और उसी स्टाइल में हल्का सा लंगड़ाते हुए अपने घर वालों को ऑर्डर देना शुरू किया। तो घर वालों ने सोचा कि कोई नहीं, मजाक कर रहे होंगे। एक दिन निकल गया, ये काम वो रोज करने लगा। सड़क पे निकले तो लिंकन स्टाइल में सारी समस्याओं का समाधान करने लगे, वही ड्रेस पहने। लोग उसको समझाएं तो लोगों को डांटता था कि नो, आई एम अब्राहम लिंकन, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। फिर उसको डॉक्टर्स को दिखाया गया, पागलों के डॉक्टर को, कि चेक किया जाए। तो डॉक्टरों ने जब उसका चेकअप किया, टेस्ट किया, साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने क्या पाया कि ये पागल नहीं है। अब ये इसके दिमाग ने, इसके ब्रेन ने इसको एक्सेप्ट करा दिया है कि ही इज अब्राहम लिंकन, ये पागल नहीं है। मतलब वो उसकी आदत हो चुकी थी लिंकन में, वो डूब गया था लिंकन में। फिर अमेरिकी गवर्नमेंट ने उसको सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं, प्रेसिडेंट तो नहीं घोषित किया, लेकिन उसको सारी फैसिलिटी देकर के व्यवस्थित किया। जितने एग्जाम्पल मैं दूंगा यही एग्जाम्पल है सीसेट। जितना हम सीखेंगे वो है सीसेट। जो मैथ रीजनिंग पढ़ते हैं वो है मैथ और रीजनिंग, वो काम आएगी होमगार्ड से लेके कांस्टेबल से लेके दरोगा में। वो सीसेट में कभी काम नहीं आएगा, क्योंकि देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन सीसेट एंड रीजनिंग मैथ। ये आप अपने दिमाग में जितनी जल्दी बैठा लो बेहतर होगा। सीसेट का मतलब होता है मेंटल लेवल अप होना। हर बार आपको एक नया प्रश्न मिलेगा जो आपको नई मुसीबतों में डालेगा। नई मुसीबत से निकल आने की कला आपको सीसेट के मामले में पास कराएगी। आपको महाभारत का अभिमन्यु नहीं बनना, अर्जुन बनना है, कि जो समस्या आएगी उसके अकॉर्डिंग उसकी समस्या का समाधान करेंगे। अभिमन्यु का मतलब यह था कि जितना पता होगा उतना ही समाधान करेंगे।
और उसके पिता अर्जुन में एक खासियत थी कि समस्या उन्हें ना भी पता हो, उन्होंने कभी जिंदगी में ना देखी हो, उनके सामने प्रॉब्लम आती थी उसको सॉर्ट आउट कर देते थे। तो मेरे इन बातों के दो अर्थ हैं। पहला, यदि आईएएस बनना है तो हमें अब्राहम लिंकन वाली कैटेगरी में डूबना होगा। यू फील इट, आपको महसूस करना होगा। दूसरी बात कि एग्जाम टाइम आने तक, पेपर होने तक आपको लगातार अपने मेंटल लेवल पे काम करना होगा कि आपका मेंटल लेवल कैसे बूस्ट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी बातें हम आपको सिखाते रहेंगे। अब ये जो कॉन्सेप्ट हमने देखा, सवाल ये है कि इसमें ऐसा क्या था। तो एक मैं आपको दिखाता हूं। ये मैंने लिखा 236 इंटू 1001 लिख दिया। अब मैं इसको प्रैक्टिकली चेक कर लेता हूं कि ऐसा रिपीटिशन होता क्यों है। बचपन में आपने गुणा किया होगा, 1 6 जा 6, एक तिक्के 3, एक दुक्के 2, यही बोलते होंगे, लिख दिया। अब जीरो का गुणा होगा, और याद रखना जब गुणा होता है जीरो का, तो जैसे टाइपिंग मशीन में शिफ्ट होता है ना, वैसे सेकंड वाले से गुणा करते हैं तो नंबर शिफ्ट हो जाते हैं। देखिए, जीरो को गुणा करेंगे तो 0 0 0 शिफ्ट हो गया, एक अंक शिफ्ट हो गया। देखो चमत्कार कहां हो रहा था, इस जीरो से गुणा करेंगे फिर एक अंक शिफ्ट होगा, शिफ्ट हो गए। ऐसे ही गुणा किए होगे। मैंने क्यों कहा है कक्षा 2 का प्रश्न है 3 का। बचपन में इस क्लास में जितने बैठे हैं, अगर उन्हें 2 अंकों, 3 अंकों, 4 अंकों का गुणा सिखाया गया होगा तो ऐसे ही सिखाया गया होगा। अब एक का गुणा करेंगे, फिर ऐसी लाइन खींचते होंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 3 2, ये 2 अंकों को जैसे शिफ्ट हो गया था, फिर ये 6 3 2 236 236 आया। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि अगर 3 अंकों की संख्या में ऐसे 1001 से, यानी 2 जीरो होंगे, ये दो जीरो क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट कर देंगे तो अंक अपने आप को क्या कर देगा, रिपीट कर देगा। इसी तरह आप यहां देखिए, 7 8 9 में 1001 से गुणा किया तो 7 8 9 7 8 9, 2 3 4 5 में 000, चूंकि संख्या है 4 तो 000 बीच में है, जैसे गुणा किए 3 अंक शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 3 4 5 2 3 4 5 विल बी रिजल्ट, ये आएगा। अब ये 10th में, 12th में, बीएससी में, एमएससी में, बीटेक में कहीं नहीं पढ़ाया जाता, पर ये सी सेट में पूछा जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था बीटेक और बीएससी वाले क्यों फेल होते हैं, इस वजह से फेल होते हैं क्योंकि ये उस ड्यूरेशन में पढ़ाया नहीं जाता। सेकंड चीज देखिए, एक 1111 गुणित 1111 इक्वल टू 1 2 3 4 3 2 1, ये रिजल्ट आएगा। अब जनरली जहां मैथ मान लिया कोई पढ़ाते भी हैं गुरुजी, तो एक करा दिए, स्टूडेंट सेटिस्फाई। मैं ऐसे नहीं कराता, मैं बताता हूं कि ये होता क्यों है। अगर आपको यह पता रहेगा कि ये क्यों होता है, फिर प्रश्न कितना भी चेंज कर देगा आप फाइट कर लोगे। और आपको यह पता रहेगा कि ऐसा होने पे ऐसा आता है, तो आप एग्जाम में नया दे देगा तो नहीं कर पाओगे। इसको मैं सिद्ध करता हूं। ये देखिए, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1। 2 बार 1 लिया, 11 गुणित 11 किया तो ये आता है 121। यहां से एक सीख मिली, 2 बार 1 है, 1 और 2 आया, फिर घट के 1 हो गया, यानी उतने अंक तक बढ़ेगा फिर घटेगा। 111 गुणित 111, 3 बार 1 है तो 1 2 3 2 1, बढ़ते क्रम घटते क्रम।
इसको आप यहां बगल में ये देखो 11 गुणित 11, एक एक कम एक, एक एक कम एक, 121 आया। ऐसे ही जब आप इनका गुणा करेंगे तो दरअसल वो जो डबल वाले एक होते जुड़ते हैं, तो 1 2 3 फिर 2 1, क्योंकि इधर शिफ्ट होगा तो 2 1। ये मेथड हमें सीखना होगा। इसके अलावा अगर यहां पे 9 बार एक होता, 9 बार एक 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 9 बार लिखा होता, गुणित 9 बार एक 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 लिखा होता, तो उसका रिजल्ट होगा 1 2 3 4 6 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। समझ गए? कुछ हिम्मत आई? ठीक। सारा खेल हिम्मत का है। एक और नमूना दिखाता हूं। त्रिभुज होता है, त्रिभुज। इनका भी ख्याल रखना पड़ता है। दूर रजाई में बैठ के पढ़ने में जो आनंद है, ये रजाई वाले हैं, तो इनका भी ख्याल रखना पड़ता है कि पता नहीं हम इधर बिजी हैं, उधर अपना काम चल रहा हो, फाइनल भी हो जाए। लाइब्रेरी ही समझो आप। जब मैं लाइब्रेरी बोलूं ना, तो आप अपने लाइब्रेरी के बारे में थोड़ी सी कल्पना करो जहां आप पढ़ते हो। और ये डेटा मेरे पास बहुत दिन से है। जो लाइब्रेरी गया वो कभी खाली हाथ वापस। अब जाके एडमिशन न ले लेना। मैं तो नेगेटिविटी बता रहा हूं, आप इसी को पॉजिटिव समझ लें कि चलो अब इधर तो कुछ हो ही नहीं रहा, सीसाइड फंसा रखा है, तो हम कोई और काम करते हैं। आपने गणित में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ये एक त्रिभुज, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, पंचभुज, खटभुज, अष्टभुज पढ़ा है वो। कुछ तो हमें ऐसे देख रहे जैसे मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूं। चलो त्रिभुज देख सुना है। क्लास में एक भी ऐसा नहीं होगा जिसने त्रिभुज शब्द सुना ना हो, और अगर नहीं सुना है तो हाथ उठाए। कुछ तो शर्म करो। त्रिभुज में हाथ उठाया था। अब हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि त्रिभुज के अंदर, मान लो कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। हम उस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर उस पे चले जाएंगे तो कल से लोग संन्यास ले लेंगे। अभी मैं यही बताता हूं, ये रहा त्रिभुज, ये भी है त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर कोण होते, एंगल। ये भी कक्षा 6 का ही है। किस क्लास का? अभी हम लोग 6 पे ही हैं, 6 के ऊपर नहीं गए हैं और जाएंगे भी नहीं। 6 तक में ही आपको एहसास हो जाएगा क्लास 6 में ऐसा क्या खास बात है। आपको बताऊंगा कि 6 7 8 में ऐसा क्या है। हकीकत यह है कि सिलेबस में वो सब कुछ है कि जो 8th स्टैंडर्ड तक ठीक से पढ़ ले, उसका अपने आप बौद्धिक विकास हो जाएगा। किसी टाइम में सिद्ध भी कर दूंगा, अभी बस आप देखते रहिए। तो कहते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है। याद रखना, अभी हम टॉपिक आपको पढ़ा नहीं रहे। कल जिस दुनिया में थे, आपको केवल दुनिया दिखा रहा हूं, मैं भारत भ्रमण करा रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है और हम कैसे कैसे आपको एक्सप्लेन करेंगे। सिर्फ 2 ही बात आपको बता रहे हैं। टॉपिक आज शुरू कर देंगे। इनके अंतः कोणों का योग 180 होता है, और लगभग इस क्लास में बैठे हुए मैक्सिमम लोगों को यह बात पता है। त्रिभुज है ये। इसी तरह होता है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 300। पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? दुनिया में कितना गम है? मेरा गम। खड़े हो जाओ बेटा। 500। अष्टभुज में कितने होते हैं?
ठीक है, ठीक है, बैठ जाइए। इधर कौन, इधर कौन बोल रहा था? अब तुम अष्टभुज में बताओ। 420। अष्टभुज बताओ, अष्टभुज। अब आप इधर देखो और एक बात सुनो, मेरी क्लास में धीरे से नहीं बोलना। अगर आपको बोलने की इच्छा कर रही, हाथ उठाओ, सीधा तेजी से बोलो। मेरी क्लास में अंडरस्टैंडिंग वाला कोई काम नहीं होगा। जो काम लाइब्रेरी में होता है वो यहां नहीं होगा। आपको कुछ भी बोलना है, क्लियर बोलिए। इधर कौन लड़कियां बात करती हैं? बात मत करना। इतना अच्छा टॉपिक बता रहे हैं, थोड़ी सी महसूस करो, अंदर फील करो कि हम कहां खड़े हैं। कल पेड़ भी लगवाया था, कई लोगों के ऊपर ही पेड़ गिर गए थे। आज भी मैं लगवा सकता हूं, लेकिन आज चूंकि टॉपिक पे बात मत करिए। आपको कुछ पूछना है मेरे से पूछिए। और आप सबके मन की बात, जब मुझे लगेगा मन की बात बोलनी चाहिए तो बोल दूंगा, मुस्कुरा लेना, ठीक है? मन की बात चाहते हो, बोलूंगा पूरी क्लास मजा लेगी, इसलिए थोड़ी देर बाद, है ना, बोलूंगा। और कोई ज्यादा दिक्कत हो तो यू कैन ज्वाइन द लाइब्रेरी। मन की बात करो। इधर देखिए। अच्छा, जो लोग लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं ना, वो समझ रहे हैं कि मैं कैसे जानता हूं कि लाइब्रेरी में क्या होता है। यही मेरे स्टूडेंट, अब तक में कम से कम सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास के बाद या क्लास से पहले ऑफिस में मिले और अपना दर्द में बताए कि सर मैं बिखर चुका हूं, टूट चुका हूं, चूर चूर हो चुका हूं। तो मैं पूछता क्या हो गया? कुछ नहीं सर, वो बेवफा हो गया। तो अब लाइब्रेरी में तो बेवफाई होगी, जहां वफा है ही नहीं वहां तो बेवफाई ही होगा ना। लाइब्रेरी में कौन सा वफा, बस गए। और अपना उसका सिस्टम है। दिल्ली में एक लड़का था, वो प्रतिवर्ष जब प्री का एग्जाम होता था तो गायब हो जाता था लाइब्रेरी से, और जिस दिन रिजल्ट आता था अपने पिता की मेहनत की कमाई से 5 किलो मिठाई लाके पूरी लाइब्रेरी में बांटता था। तो सब पूछते थे क्या हुआ क्या हुआ। तो उसके साथ 2 उसके असिस्टेंट रहते थे। भैया का हो गया ना प्री में, भैया का प्री में हो गया। तो जब सब लोग जानते हैं इनका प्री में हो गया तो थोड़ा सा लोग वेट देने लगते हैं, 2-4 लोग जुड़ेंगे भी। अभी मेंस के टाइम में 3-4 महीना, 3-3.5 महीना टाइम होता है, तब तक बातचीत चलती रहती है। भैया टिप्स वगैरह देते हैं। टिप्स ज्यादा इसलिए नहीं देते क्योंकि स्वतः पढ़े नहीं है, फॉर्म भी नहीं फिल किए थे, एग्जाम भी नहीं दिए थे, तो पर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए, तो कम बात करते थे। अभी मेंस का पेपर है ना, आई विल टॉक यू आफ्टर मेंस। अब मेंस का पेपर आ गया तो अगर लाइब्रेरी जाएंगे तो फंस जाएंगे, तो भैया छुट्टी पे चले जाते थे गांव। 5-6 दिन बाद पेपर खत्म हो जाता था, फिर आते थे, सब कहते भैया कैसे पेपर हुआ? गुड, बहुत बढ़िया। बात कम करते थे, इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी भैया। अब मेंस का रिजल्ट आ गया, भैया ने उस दिन भी मिठाई बंटवा दी 5 किलो। अब जब मेंस के बाद मिठाई बंट गई तो आपको क्या लगता है, लाइब्रेरी में कुछ तो होगा? हो गया। बाद में भैया ने बताया कि इंटरव्यू में छट गए, क्योंकि भैया ने प्री ही नहीं दिया था। उनका जो टारगेट था वो हासिल हो गया, उनकी गृहस्थी बस गई, है ना। तो हकीकत यह है कि आज का ट्रेंड यही है, कल्चर यही है। एक बात याद रखें, जिनका भी प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है उनके घर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से एक पूरा फॉर्म और लेटर आता है, बाकायदे संघ लोक सेवा लेटर टाइप होता है। उस पर लिखा होता है कि फला 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 पुत्री या पुत्र फला फला, रोल नंबर ये, आपको आयोग की तरफ से मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुमति दी जाती है। वो लेटर होता है, लोग उसको ऐसे रखते हैं जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब यूपीएससी लिखा है यार, है। और जब आपका मेंस होगा तो फिर आपके पास लेटर आएगा। ये एविडेंस होते हैं कि आपने मेंस लिखा है या इंटरव्यू तक आप पहुंचे, एविडेंस होता है। जनरली लोग करते हैं। एनीवे,
त्रिभुज में अंतः कोणों का योग 180 होता है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 होता है। अब मान लो कि यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, मैदान, उस मैदान के चारों कोनों को मिलाकर के एक ऐसी आकृति बनाई गई है जिसमें कुल 102 भुजाएं हैं। 102 भुजाओं की भी आकृति बन सकती है, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा करके आप बनाते चले जाओ। फिर पूछेगा उसके अंतः कोणों का योग कितना होगा। अब जिसके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी वो इसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपने जीवन में पहली बार सुना। यूपीएससी लिख सकता है कि एक मैदान में एक बड़ी आकृति बनाई गई है जिसमें कुल भुजाओं की संख्या 25 है और सभी भुजाओं को मिला करके एक ऐसी आकृति बनाई गई जो अंदर से पूरी तरह बंद है। बंद आकृति होगी तभी तो एंगल बनेगा। उसके अंतः कोणों का योग कितना होगा, यह है सी सेट। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना योग होगा, यह है मैथमेटिक्स। दोनों में डिफरेंस यही है, वो मैथ है और ये सी सेट है। सी सेट कैसे हल करते हैं ये देखिए। त्रिभुज भुजाओं की जरूरत होती है, यह साबित करके मैंने दिखा भी दिया। अब इसको हम एक इवेंट बनाते हैं। इवेंट का मतलब होता है किसी बात को याद रखने के लिए उसको एक विशेष मोड़ दे देंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। इवेंट का मतलब यही होता है। अब मैं इसको इवेंट बनाने जा रहा हूं क्योंकि मुझे याद करना है। कैसे याद करूंगा, मैंने देखा एक 3 भुजाओं की आकृति, अंतः कोणों का एक 180 होता है। इससे हमें यह भी पता चला कि अगर केवल 2 भुजाएं होती, केवल 2 भुजाएं, केवल 2 भुजाओं से कभी भी बंद आकृति का निर्माण नहीं होगा। फिर ध्यान से सुनो, केवल 2 भुजाओं से बंद आकृति नहीं बनेगी। बंद आकृति बनाने के लिए कम से कम 3 भुजाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई आकृति त्रिभुज है, त्रिभुज में कुल भुजाएं होती हैं 3। ये याद करने का तरीका है। अभी अभी हमने सीखा कि 2 भुजाओं से, केवल 2 भुजाओं से कुछ नहीं होता, यानी 2 भुजाएं किसी काम की नहीं होती। तो माइनस कर दिया 2, कितना आया 1 इंटू 180, 180 डिग्री। बी रिलैक्स, दिमाग को कूल रखो। दूसरा, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, 2 भुजाओं से कुछ नहीं होता, तो 2 माइनस कर दिया, कितना आया 2, 300। ठीक है, पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, 2 को माइनस कर दिया। आपने बिल्कुल सही आंसर बताया था। 5 में से 2 माइनस कर दिया तो कितना आया 18 तिरिक 45। इसी तरह अगर अष्टभुज होगा, अष्टभुज होगा तो 8 भुजाएं होती हैं, 8 में से 2 किसी काम की नहीं होती, बचा कितना 6, 1080। अब इसके बाद वो चाहे जितनी भुजाएं पूछ ले। अगर उसने पूछा कि एक आकृति 102 भुजाओं वाली है, 102 भुजाओं वाली है, तो 102 में से 2 घटा दिया, कितना आया 100, 100 गुणित 180, 18,000। उसके अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा 18,000। ये छोटी छोटी झलकियां थी जिसे हमें, जैसे कहते हैं, फॉर्मेट करना पड़ेगा, अपने दिमाग में सीखना पड़ेगा, इन्हें इवेंट बना के समझना पड़ेगा। जब कभी यूपीएससी देगा तो हो सकता है कि पेपर, रफ पेपर में एक आकृति बना दे जो 11 भुजाओं की हो, 13 भुजाओं की हो, 14 भुजाओं की आकृति बना दे।
और ऐसे छोटा छोटा कोण बना दे, पूछे इसके अंत कोणों का योग कितना होगा, फिर उस सामान्य तरीके से नहीं आएगा। सिंपल सा तरीका, जितनी भुजाओं का हो उसमें से 2 माइनस करें, देन मल्टीप्लाई बाई 180। पिछला वाला जो कराया था 1 वाला, वो भी नोट करना है क्या? ठीक है, आप कहते हो नोट करा देता हूं, इसे मेरा मानना है कि दिमाग में नोट हो वो ज्यादा बेहतर है ना। कॉपी में तो बहुत कुछ नोट्स बनाए होंगे, ऐसा नहीं है, अब तक यहां तक पहुंचे हो और यहां भी बहुत से विषय में नोट्स तो आप बनाए ही होंगे, पर वो नोट होगा कॉपी में, दिमाग में नहीं। दिमाग में जो नोट हो वो है नोट्स। मेरी क्लास में दिमाग में ही नोट होगा। याद रखना, 2 भुजाओं से कुछ नहीं होता, तो जितनी भी भुजा की आकृति होगी 2 माइनस कर देंगे, देन मल्टीप्लाई बाई 180। ये अपने दिमाग में एक इवेंट बना के रख लेते हैं। चतुर्भुज पंचभुज तो कब का बीत गया बेटा। टोटल कितनी भुजाएं होंगी ये नहीं बताया। 102 भुजाओं की आकृति है, उसके अंतः कोणों का योग कितना हो। हाँ, आप ये चाहो लिख लो, नहीं बाद में सोचो कि इसमें भुजा इतनी कहां से आ गई। लिख लो, अंतः कोणों का योग, ऊपर हेडिंग डाल लो कि गांधी जी जब अफ्रीका से वापस आए, हेडिंग डाल लो। आगे बढ़े। ये वाला नोट करना है, इसके ऊपर वाला। पहले ये नोट कर लो, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 11 इंटू 11 इक्वल टू 1 टू 1, 1 1 1 इंटू 1 1 1 इक्वल टू 1 2 3 2 1। कुछ लोगों के होता है नोट्स में लिखेंगे नहीं, घर जैसे गए पूछे क्या पढ़े, पता चला नोट्स में कुछ है ही नहीं, तो घर वालों को डाउट हो जाता है, लगता है कंपनी बाग से ही वापस आ गया, है ना। तो नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं, फिर बता देंगे सब मुंह जबानी हुआ था। वैसे भी आपको बता दूं, जितनी बातें मैं बता रहा हूं, यदि आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग है ना, 0.01%, तो ये बातें आपको याद रहेंगी। मुझे पता है ना कब बात को घुमा देना है। अब इससे ज्यादा बता देता तो सब गायब हो जाता, इतना बता के चुप हो गया तो आपको याद हो गया। ये भी नोट कर लो, जितने अंक होंगे और उससे कम में, अगर 0 मिडल में है, 1 1 किनारे हैं, देन इट विल बी रिपीटेड, वो अपने आप को रिपीट करेगा।
याद रखना जितने अंक होते हैं उससे एक कम जीरो की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जब इसमें गुणा करेंगे तो एक बार तो सिंपल यही होगा और उसके बाद दूसरे वाले में यहां से होता है और तीसरे वाले में यहां से, तो 2 जीरो सफिशियंट होंगे शिफ्ट करने के लिए। यही तरीका है। यहां पे देखिए ट्रिपल जीरो है, संख्या है 4, तो एक बार एक से गुणा करेंगे यही आएगा, दोबारा करेंगे तो यहां से शुरू होगा, दोबारा यहां से शुरू होगा और यहां से शुरू होगा, इस वजह से वो शिफ्ट कर जाता है। क्लियर है? अब मैं आपको ले चलता हूं सिलेबस की दुनिया में, अब बताता हूं अबाउट द एप्टीट्यूड टॉपिक की ओर। नोट हो गया होगा? सीसैट के सिलेबस पे डिस्कस करने से पहले आप चिंता ना करो, जब सिलेबस डिस्कस करेंगे तो हम आपको बहुत अच्छी अच्छी बात बताएंगे, आप मुस्कुराते रहेंगे, दुखी नहीं होंगे। दुखी मत हो, क्योंकि टाइमिंग कम है, कल भी 2 घंटे कम पड़ गए थे, आज भी लगता है कम ही पड़ जाएंगे। क्या कह रहा है? टाइम बढ़ा दें? नहीं, टाइम तो नहीं बढ़ सकता, लेकिन हम अपनी स्पीड थोड़ी सी हाई कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। शायरी भी सुनाऊंगा, चिंता ना करो। मेरी क्लास में शायरी भी होगी, कविताएं होंगी, प्यार मोहब्बत की बातें भी होंगी। वाह वाह करो। तो और जब मुझे कुछ चीज याद करानी होगी ना, तो मैं आपके फेवरेट टॉपिक के अकॉर्डिंग ही याद कराऊंगा, क्योंकि इस उम्र में जो लोग तैयारी करते हैं वो एक ही भाषा समझते हैं जो उनकी स्वतः की द्वारा खोजी गई है। क्योंकि पापा मम्मी ने नहीं कहा था कि एडमिशन ले लेना लाइब्रेरी में, कहा था? नहीं कहा था। पापा मम्मी ने वो कुछ भी नहीं करने को कहा था जो आप करते हो। इसका मतलब वो आपकी स्वतः की खोज है। तो जब भी मुझे किसी सब्जेक्ट को लगेगा कि ये कठिन है, तो मैं वहीं से जोड़ के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, सबको याद हो जाएगा। थोड़ा सा सब्र रखो। अब हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एप्टीट्यूड के बारे में एक किंवदंती है, भ्रांत धारणा है, या ये कहिए कि व्यंग है। व्यंग क्या है कि एक बार 2 दोस्त, जनरली मैं अपनी क्लासेस में लोगों को बताता हूं कि यही है सीसेट। एक बार 2 दोस्त नौकरी के लिए कहीं इंटरव्यू देने गए, बाकायदे सूटेड बूटेड होकर के। बूटेड मतलब बूट, सूट का मतलब कोट टाई पैंट। दोनों बाहर गए तो एक अंदर को बुलाया गया, तो जो बोर्ड बैठा था उसने उससे सवाल पूछा कि मान लो आप किसी ट्रेन के 3 टियर कोच में यात्रा कर रहे हैं, खिड़की दरवाजे सभी बंद हैं। खूब ध्यान सुनना। आप अंदर गए, आपने पंखा चलाने की कोशिश की, लाइट जलाने की कोशिश की, पर वो नहीं चला, नहीं जला। आपको भयानक गर्मी लग रही है, तो आप क्या करें? तो उसने कहा सर खिड़की खोल दूंगा। जैसे उसने कहा खिड़की खोल दूंगा, तो बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा कि यदि खिड़की की लंबाई 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर हो, पूरे कोच का आयतन 1000 घन मीटर हो, ट्रेन चल दे, ट्रेन पश्चिम से पूरब जा रही हो, हवा पूरब से पश्चिम बह रही हो, ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो, हवा की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर हो, तो बताओ आपका वो कोच कितनी देर में नॉर्मल हो जाएगा? वो ऐसे ही चुप रहा जैसे आप हो। फिर उसने कहा सर हो गया, निकल के बाहर आ गया, नौकरी नहीं मिली। अपने दोस्त से बताया कि अंदर यही पूछ रहे हैं, वो अंदर गया, बोर्ड मेंबर ने सेम क्वेश्चन रिपीट किया कि आपको गर्मी लग रही है तो आप क्या करेंगे? उसने कहा सर कोट उतार दूंगा। फिर बोर्ड मेंबर ने पूछा इसके बाद भी गर्मी लग रही है? तो उसने कहा सर शर्ट उतार दूंगा। बोर्ड मेंबर ने पूछा फिर भी गर्मी लग रही है? तो कहा सर
कहा जूते उतार दूंगा। बोर्ड मेंबर ने पूछा अगर फिर भी गर्मी लग रही है तो उसने कहा सर कुछ भी उतार दूंगा, कुछ भी करूंगा, पर खिड़की। तो दरअसल यही है सी सेट, है ना। हम सी सेट में क्या करते हैं, खिड़की खोलना सीखते हैं, लेकिन सामान्य लाइफ में कोई खिड़की नहीं खोलना चाहता। दरअसल ये खिड़की खोलनी है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर खिड़की मेरी खुल गई, हमने आंसर निकाल भी लिया, तो व्हाट इज बेनिफिट इन फेवर ऑफ मी, यानी मेरे पक्ष में इसका फायदा क्या है। मैं आपको 3 फायदे बताता हूं। तीसरा फायदे तो आप पक्का करेंगे। पहला फायदा, अगर आपका एप्टीट्यूड बेटर है तो आप सी सेट क्वालिफाई कर जाएंगे। जिसका एप्टीट्यूड बेटर होगा, आप 6 घंटे में पढ़ के कोई चीज याद करेंगे, वो 2 घंटे में पढ़ करके तैयार कर लेगा। IITians इसीलिए मात खाते हैं लोग। यानी आप फाइनल सिलेक्शन की ओर चले जाएंगे। बाय द वे, आपके तैयारी के क्रम में मेहनत आपकी अधूरी रह गई, आप ऐसा नहीं कर पाए। तो यदि आपको एप्टीट्यूड आएगा तो आप लाइफ में कभी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे, बेरोजगार नहीं रहेंगे। आप झारखंड के, छत्तीसगढ़ के जंगल में भी रहेंगे ना, तो जो जंगल में भी लोग रहते हैं वो भी अपने बच्चों का डेवलपमेंट चाहते हैं। तो अगर आपको एप्टीट्यूड आता है रहेगा तो आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं, आप अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे। और तीसरा फायदा जो कहा जाता है एप्टीट्यूड बाई बर्थ मिलता है। तो चलो मान लिया आपको नहीं आ रहा अभी, लेकिन अब आपको एप्टीट्यूड आने लगा, तो कल को आपका विवाह भी होगा। विवाह होगा तो सामान्यतः धारणा है कि बच्चे भी होंगे, तो कम से कम उसका तो दिमाग ठीक रहेगा, उसको तो यह लगेगा हाँ कुछ बेहतर हुआ। और आपको सच बताऊं, यूपीएससी के लोग ये बहुत गलत धारणा है कि बैल की तरह आंखों में पट्टी बांध के दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। अबाउट द जनरल स्टडीज, ये अंधी दौड़ है। और मैं ये बोल नहीं रहा, साबित भी कर दूंगा अभी। एकदम अंधी दौड़ है। लोगों को लगता अच्छा एक तरफ से एक सब्जेक्ट पढ़ लिए होगे, जब वो खत्म हो जाता अगला शुरू होता तो वाला खत्म हो जाता है। कारण क्या है, एप्टीट्यूड बेहतर नहीं है ना। जिस मोबाइल में मेमोरी कार्ड बहुत अच्छा नहीं होगा, हाई जीबी का नहीं होगा, उसमें फोटो वीडियो सेव ही नहीं होंगे, मोबाइल हैंग करेगा। और मेमोरी कार्ड जनरल स्टडी नहीं है, दिस इज द मेमोरी कार्ड, एप्टीट्यूड डेवलपमेंट। यही आपकी मेमोरी स्पीड को बढ़ाएगा, और जितनी मेमोरी स्पीड बढ़ेगी उतना ही आप बेहतर करेंगे। सिंपल सी बात है। दिमाग कब काम करना शुरू करता है, जब वो नई नई चीजों पे मल्टीप्लाई करता है। बचपन से आज तक आप एसएससी से लेके, चपरासी से लेकर के, होमगार्ड से लेके यूपीएससी तक, अगर एंशियंट हिस्ट्री सभ्यता से रिलेटेड प्रश्न आएगा तो खुदाई हड़प्पा में ही होगी। समझो आप, कौसाम्बी में नहीं होने लगेगी, हड़प्पा वाली खुदाई हड़प्पा में ही होगी। अंग्रेज आए थे तो जापानीज नहीं आ जाएंगे, अंग्रेज ही आएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ही आएगी। आप चाहे जितनी बार पढ़ो। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग दिया तो महात्मा गांधी उसी हिसाब से सहयोग देते रहेंगे, वो कभी सहयोग न घटेगा और न ही बढ़ेगा। तो ध्यान सुनना। लेकिन सामान्यतः हम इन बातों के आदी होते हैं। क्यों आदी होते हैं? गलत फहमी में जीना, यह बताना कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी। नोट्स लिया, ढेर सारा लिख लिया, फील कर रहे हैं। फील करने से दुनिया नहीं चलेगी, हकीकत से आंखों से पट्टी हटानी होगी और फाइट करना होगा। पढ़ने का मतलब यह हुआ कि जो पढ़ लिया वो तैयार है। और आपको यह बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि 6, 7, 8 में वो सब कुछ है जो आपको आगे का मार्गदर्शन कर सकता है। उसके मैं एग्जांपल देता हूं। आप 6, 7, 8 की जो बुक्स हैं, सिलेबस है जो एनसीईआरटी का, उसमें एक नहीं सैकड़ों ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें बाद में यूपीएससी ने डेवलप करके वहीं से पूछा। जमीन की शुरुआत वहीं से हो जाती है। आपको मैं एक बात बताऊं, समानता का अधिकार एक शब्द है, समानता का अधिकार। आप 7th क्लास की पॉलिटी उठा लो, 7th क्लास की, आप उसमें समानता का अधिकार पढ़ेंगे ना,
उसने समानता के अधिकार को क्लासिफाइड कर दिया है कहानियों के माध्यम से। जिन्होंने पढ़ी होगी उन्हें दिख रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी हो सुन ले। आपको पता है हमारा दिमाग कहानियों को एक्सेप्ट कर लेता है, तो कहानी के माध्यम से होगा तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और बाद में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने वहीं से प्रश्न पूछा, उसमें एक एक्टिविटी का क्वेश्चन है कि प्रायः हमारे समाज में कहा जाता है कि लड़कियां यह काम कर सकती हैं, यह काम नहीं कर सकती, और यदि ऐसा कहा जाता है तो क्या उन्हें समानता के अधिकार की प्राप्ति हुई है। यह 7th क्लास के बच्चे से पूछा गया है एक्टिविटी में, अभी भी है। बाद में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने यही प्रश्न पूछा कि प्रायः हमारे समाज में कहा जाता है लड़कियां यह काम कर सकती हैं, यह काम नहीं कर सकती, और यदि ऐसा कहा जा रहा है तो संविधान की किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है। और आप कम से कम कुछ ऐसे सुझाव बताइए जिससे उन्हें भी समानता के अधिकार की प्राप्ति हो सके। ये लाइन दिया गया। मेरे कहने का मतलब सब कुछ है वहां पर, वो सब कुछ है जो आपको सिखा सकता है, समझा सकता है, बट हमें सीखने और समझने की जरूरत है। इसलिए अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी आंखों को खोलें। आंख बंद करने से कुछ हासिल नहीं होगा, हकीकत का सामना करना होगा। हकीकत से लड़ेंगे तो कुछ दूर तक चले जाएंगे। हो सकता है मेरी क्लास से पहले आप किसी गलतफहमी में रहे हो, अब आप किसी गलतफहमी में मत रहिए। आप गलतफहमी की दुनिया से बाहर निकलिए, फाइट करिए, अपने आप को चेक करिए हर 15 दिन महीने पे कि आपने कितना पढ़ा और कहां खड़े हैं। नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको यह अंदाजा नहीं लगेगा कि वास्तव में प्रॉब्लम कहां है। ये लिखा है, आपको लिखना नहीं, केवल पढ़ना है। कह रहा है यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का दूसरा पेपर एक विशेष ढंग से तैयार किया गया है जिसे समझना हर विद्यार्थी के लिए जरूरी है। परीक्षा की संरचना, सी सेट में कुल 80 प्रश्न होते हैं जिन्हें 2 घंटे में हल करना होता है। इन समय सीमा में सभी प्रश्नों को हल करने के लिए समय का सही प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 80 में से 27 प्रश्न आपको सही करने हैं, और याद रखना इसमें माइनस मार्किंग होती है, लिखा है ना। हर प्रश्न 2.5 अंक का होता है जिससे पूरा पेपर 200 अंकों का बनता है। सभी प्रश्नों का वजन मतलब वेटेज समान होने के कारण सटीकता के साथ हल करना ही बेहतर रणनीति होती है। अब हमें 27 प्रश्न सही करने हैं, और जो सबसे खतरनाक बात है वो तो पैर तले जमीन खिसका देती है। आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो, आपको जीएस में वेटेज मिलेगा, एप्टीट्यूड में वेटेज नहीं मिलेगा। तो समझ लो, दर्द तो यही है। 27 प्रश्न हमें सही करने हैं। अब हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि हमारा 27 सही हो गया? तो आपको कम से कम 40 प्रश्न का टारगेट लेना है 80 में, और आपके पास समय होगा 2 घंटा मतलब 120 मिनट। अगर हम 40 से भाग दे देंगे तो 3 मिनट पर क्वेश्चन आया। इसी 3 मिनट में आपको गोला भी भरना है ओएमआर सीट पर, तो 2.5 मिनट मान लो। कई लोग गोला जल्दी में ऊपर का नीचे भर देते हैं, तो गोला भरने के लिए तो 30 सेकंड आप लेके चलो कि होश में रहो। 2.5 मिनट। इसी 2.5 मिनट में प्रश्न को पढ़ना भी है, रेस्पॉन्स भी करना है। कई प्रश्न ऐसे होंगे जो 6-7 मिनट के पहले आएंगे ही नहीं, तो कई प्रश्न हमें ऐसे भी करने होंगे जो होते हैं 2 मिनट में, 2.5 मिनट में, उन्हें हमें 1 मिनट में करना होगा। तो यहां 1 मिनट बचा, वही वहां यूटिलाइज करेंगे। इसीलिए पेपर कठिन होता है, क्योंकि हमें मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिस्पॉन्स करना होता है। और पेपर भी बड़ा व्यवस्थित नहीं होता, फैला हुआ होगा। जैसे 2 क्वेश्चन आसान देगा तो 4 कठिन दे देगा, तो आसान करने के बाद लोग अगला क्वेश्चन वही ट्राई करेंगे। पता चला 6-7 मिनट ट्राई कर रहे हैं, 6-7 मिनट बाद आंसर भी नहीं आया, तो 7 मिनट भी गए, प्रश्न भी गया। इसी में 120 मिनट में एक आध बार पानी भी पियोगे, पसीने भी पोंछोगे, गर्मी है पसीने भी होंगे। अगल बगल अगर ठीक कैंडिडेट बैठा होगा तो देखोगे भी, 40 सेकंड उसमें भी जाएंगे। और सोचेंगे आप हर प्रश्न में,
हर प्रश्न में सोचेंगे तो सोचने में समय लगेगा, यह है इसका रीजन। और याद रखना, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपका टीचर हूं, आपका डर खत्म कर रहा हूं, डरा नहीं रहा, हकीकत बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा होता है। सीसेट पेपर सिर्फ योग्यता आधारित होता है, इसमें पास होने के लिए कम से कम 33% अंक यानी 66.66 होता है, यानी 67 अंक लाना जरूरी है। इस सीमा को पार करने पे अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र बनते। अब आप जीएस में टॉप कर गए हो पर सीसेट में फेल हो गए। हमारे वो पुराने विद्यार्थी जिन्होंने हिंदी माध्यम में परचम लहराया था, वो जब नेक्स्ट ईयर अपने आप को इंप्रूव करने के लिए पेपर दे रहे तो सीसेट में फेल हुए थे 1 नंबर से, तो उन्हें अगली बार पेपर देना पड़ा। अब आते हैं सीसेट के पाठ्यक्रम पर। बोधगम्यता, आपसी संवाद और संप्रेषण कौशल, तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या का हल निकालना, मानसिक सामान्य मानसिक क्षमता, बुनियादी गणितीय ज्ञान, आंकड़ों की व्याख्या, चार्ट ग्राफ तालिका आदि 10वीं स्तर का। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले मैं यहां से शुरू होता हूं। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल। हमारे पूरे जीवन में और हमारे व्यक्तित्व में इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल का बहुत बड़ा रोल होता है। इसका मतलब यह हुआ, आपने देखा होगा आपको सोसाइटी में, समाज में 2 तरह के लोग मिलेंगे, एक इंट्रोवर्ट होते हैं, एक एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी। कई अंतर्मुखी ऐसे होते हैं कि उनके मन में विस्फोट चलता है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना। जो अंतर्मुखी टाइप के होते हैं वो बहुत सी बातें सोचते हैं और ये भी सोचते हैं ये कहूंगा ऐसा कहूंगा, पर वो कह नहीं पाते, तो समझ लो बारूद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं। इंट्रोवर्ट होना, इंट्रोवर्ट व्यक्ति हमेशा अपना नुकसान करता है क्योंकि अंदर अंदर उमड़ता रहता है, तो वो भी खतरनाक है। एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी, हर बात बोल देते हैं, जो मन में आया वही बोल दिए, उसके चक्कर में बेइज्जत भी होते हैं, लोग उन्हें नॉन सीरियस भी लेते हैं। अब सवाल यह है कि इसका हमारे लाइफ में रोल क्या है। पहला रोल, यूपीएससी में 275 मार्क्स का है, मेरे से पहले भी तमाम लोगों ने आपको ये बात बताई होगी, आप जानते हैं, लोगों ने बताई है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। 275 का होता है। इस बार यूपीएससी में एक कैंडिडेट हैं जिनकी 7th रैंक आई है। वो पहले आईपीएस थी 2 बार से, इस बार आईएएस हो गई, मेरी परिचित है। और इसके लिए जब मैं कहता हूं मेरी परिचित है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे ढूंढोगे तो जहां मुझे ढूंढोगे वहीं वो भी मिलेंगे। मेरी परिचित है, बहुत क्लोज में। उनका जो परफॉर्मेंस गड़बड़ होता था, यहीं जाकर गड़बड़ होता था। इस बार उनके नंबर हैं 215। नाम भी बोल देता हूं, मिसेज आयुषी बंसल, मिस आयुषी बंसल, मिसेज नहीं, मिस आयुषी बंसल फ्रॉम ग्वालियर, 7th रैंक है उनकी, आयुषी बंसल। तो इसके पहले वो 2 बार आईपीएस, 2 बार, एक बार आईपीएस बनी, फिर दोबारा पेपर दे, फिर आईपीएस ही मिला। नाउ सी इज आईएएस। अब ध्यान, इस बार एक लड़का और हुआ जिसका नाम है मनु गर्ग फ्रॉम राजस्थान। आंखों में उनकी दिक्कत है, वो भी है मेरे साथ, कम्युनिकेट भी किया उसको। मनु गर्ग की 94 रैंक आई। क्यों ऐसा आया? क्योंकि मनु गर्ग का जो इंटरव्यू में मार्क्स है वो 165 के आसपास है। अगर मनु गर्ग इसकी जगह ये वाला पा गए होते तो अंडर 10 होते। ये बड़ा बेसिक डिफरेंस है। कई कई लोग तो 130 135 नंबर तक पाते हैं।
अब 135 और 215 में इतना बड़ा अंतर हो जाता है कि इस अंतर को पाटना बड़ा मुश्किल होता है। और याद रखना, यूपीएससी में एक एक नंबर पे लोग बाहर होते हैं। जो लास्ट कट ऑफ जाएगी ना, उससे एक नंबर नीचे कम से कम 2-4-500 लोग होते हैं, और 10 नंबर के नीचे में हजारों की संख्या में लोग होते हैं। एक एक नंबर का इंपॉर्टेंस है। और आपको खास बात है कि ये नंबर आपको 45 मिनट में ही लेने हैं। कितने मिनट में? 45। 45 मिनट का काम है, 45 मिनट का इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू में आप अपनी बात को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कहते हैं, यह डिपेंड करता है। कई विद्यार्थी को लगता है कि जब मेरा मेंस में हो जाएगा तो मैं मॉक इंटरव्यू दूंगा, फला कोचिंग, बाबा कोचिंग, और बाबा लोग बता देंगे। दिस इज द हैबिट। बाबा आपकी हैबिट में क्या मदद करेगा? टोन इज हैबिट, एग्रेशन इज हैबिट। कई चीज हैबिट के पार्ट होते हैं। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, कुछ अपनी एक्टिविटी भी होती है। बहुत से विद्यार्थी होते हैं, वो जैसे उनसे कोई बात आप पूछोगे या जनरल लाइफ में कम्युनिकेट करोगे तो बड़े गंभीर हो जाते हैं, एकदम सीरियस होकर जवाब देंगे, आपको लगेगा रोबोट जवाब दे रहा। हैबिट है। कई लोगों की याद होती है कि आप उनसे कुछ भी पूछोगे, और दादाजी आपके एक्सपायर कर गए, हाँ, बस कल ही मरे हैं, हंस करके बता देंगे। दिस इज द हैबिट, एक दिन में नहीं जाएगी। कई लोगों को क्या होता है, बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करते करते आप देखो, उनकी आंखों को ध्यान से देखो तो दोनों आंखें ऐसे ऐसे बंद करते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। यह हैबिट है, ये तुरंत नहीं जाएगी। अच्छा, 2 आंखें जो बंद करते हैं ठीक है, कुछ लोगों को बात करते करते एक वाली बंद करने की आदत होती है, उसमें तो बोर्ड भी कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। दिस इज द हैबिट। तो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट होना हैबिट है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, कोयल और कौवा दोनों एक ही प्रजाति के होते हैं, और आप में से किसी के घर के आसपास जब कोयल बोलती होगी कूकू की आवाज, तो लोग उसके साथ कूकू करते हैं। कोयल की आवाज कभी किसी को बुरी नहीं लगी। और अपना कौवा मतलब अगर काव काव किया तो जिसके हाथ में जो रहता है उसी से दौड़ा के मारते हैं। जबकि दोनों का रंग भी सेम है, दोनों सेम प्रजाति के हैं। भाषा का अंतर है ना, टोन का। तो टोन हमें सॉफ्ट करनी पड़ेगी, और टोन का इतना प्रभाव होता है, और जो टर्म आप यूज करेंगे उसका भी बड़ा प्रभाव होता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं इस पे। मैं फर्स्ट टाइम हरियाणा जब गया, हरियाणा में एक जगह है हिसार, तो वहां के बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उद्योगपति, उनके डिग्री कॉलेज, कई यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। तो उन्होंने मुझको बुलाया सेमिनार के लिए। मैं फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में हरियाणा गया। तो जब वहां गया तो एक गेस्ट हाउस में उन्होंने रुकवाया, एक लड़का था कर्मवीर। उन्होंने कहा कि सर ये आपका ख्याल रखिएगा, कोई भी दिक्कत होगी बताना, आप 2 घंटे रेस्ट करिए, फिर हम आपको गाड़ी से बुलवाते हैं सेमिनार प्रोग्राम में। हमने कहा ठीक है। वो चले गए। तो मैंने उसको आवाज लगाई, कर्मवीर। तो मेरे दरवाजे के पास आके वो कहता बोल। जब उसने कहा बोल, तो ये भाषा मैंने जीवन में नहीं सुनी थी। मैं डर गया। मुझे अच्छा 5-6 फीट लंबा चौड़ा भी था, हरियाणा का आदमी, मतलब मैं तो बड़े प्यार से बोल रहा। उसने बोला बोल। अब जब ये स्टाइल में बोलेगा तो हम डर गए। मैंने कहा कुछ नहीं, अंदर जाके दरवाजा बंद कर लिया। फिर डायरेक्टर को फोन लगाया, किस बदतमीज आदमी को यहां लगा रखा है, मैं अभी इसी वक्त दिल्ली जाऊंगा, यहां नहीं रुकूंगा। उन्होंने कहा साहब क्या हुआ? अरे उनका बताओ, बदतमीजी कर रहा है। बोले नहीं सर, वो तो बड़ा भक्त है, सबकी सेवा करता है। हमने कहा अगर भक्त ऐसे होते हैं तो फिर दुश्मन कैसे होते होंगे हरियाणा में। फिर उनका ड्राइवर आया, उसको समझाया डाटा कि देखो सर है, सर बोलना। मेरे से बोले सर एवरीथिंग इज फाइन, अब आपको जो चाय पानी मंगाना होगा मंगा लेना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने हिम्मत करके दोबारा आवाज लगाई, कर्मा। इस बार उसने कहा बोल सर, है ना, मतलब बोल अपने स्टाइल में बोला उसने। तो ये क्या है? ये वहां की टोन है, स्टाइल है।
पर अगर आपसे कोई बोलेगा ना तो आपको बुरा लगेगा। अलग अलग जगह की टोन होती है। चूंकि हम यूनियन पब्लिक सर्विस में जा रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, तो या तो हम हिंदी रखें तो हिंदी एकदम शार्प रखें, जब बोले तो ऐसे लगे कि जैसे घंटी बज रही हो, है ना, साउंड कानों तक पहुंचे तो झंझनाहट पैदा करे। और इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश की कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, कम्युनिकेशन का एक तरीका क्या होता है, कई लोग इसको मानते हैं कि ये अतिशयोक्तिपूर्ण है, कई लोग मानते हैं, बट मैं मानता हूं दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। अगर स्टार्टिंग में किसी को अपनी टोन को सुधारनी है, अपनी लैंग्वेज को सुधारनी है, तो धीरे धीरे वो ऑटो वाला, रिक्शा वाला, मम्मी पापा भाई जिससे भी कम्युनिकेट करते हो, समझदारी के साथ बोलो, सोच सोच के बोलो, जिन शब्दों का चयन करो वो अच्छे लगे। आपकी मम्मी भी सोचे पहले तो ऐसे बात करता था, आजकल इसकी स्टाइल बदल गई है, उन्हें लगे कि आप यूपीएससी की तैयारी करते हो। आप तो जिस तरह आए थे, जिस भाषा में गांव में बोल रहे थे, आज भी उसी भाषा में हो, तो मम्मी को कैसे पता चलेगा आपकी तैयारी अच्छी चल रही है? भाषा। और एक बात कही जाती है जनरली कि हम ये कैसे समझें कि हमारी जो कम्युनिकेशन है सामने वाले को प्रभावित कर रही पॉजिटिव में। एक बहुत फेमस लाइन है सॉन्ग की, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। हाँ हाँ, नहीं बजा सकते हो ताली, बजाओ ताली बजाने में ना सोचा करो, मैं मना नहीं करूंगा, उससे एनर्जी आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि सामने वाला अगर किसी से भी हो, ये लाइन जो है ना, ये बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण वाली लाइन है। कोई आदमी आपको बस फायर हो, कोई नाराज हो, और ये लाइन आप बोले कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो, बहुत बड़ी बात है, तो हम रात कहेंगे, इसका मतलब वो 100% फॉलो। कम्युनिकेशन के बारे में एक बात और कही जाती है कि कौन सी बात कहां कितनी कही जानी है, यह सलीका आ जाए तो हर बात सुनी जाती है। अगर आपको यह पता हो कि कौन सी बात कब डिलीवर करनी है, कई विद्यार्थी मेरे से पूछते हैं सर कम्युनिकेशन के और क्या फायदे हैं? अगर आपको यह पता चल जाए कि कौन सी बात कब कहां और कितनी कहनी है, तो ये कहां से पता चलेगी? दिमाग से। हम जो बोलते हैं कहां? दिमाग से सोच के बोलते हैं ना। तो अगर आपके दिमाग में ये सीक्वेंस सेट हो गया कि कौन सी बात कहां कितनी कहनी है, तो एग्जाम में भी जब मेंस का आप आंसर लिखेंगे तो वहां भी यही फॉर्मूला लागू होगा कि कौन सी बात पहले कहनी है, कौन सी बाद में। इसीलिए किसी को ज्यादा नंबर मिलता है, किसी को कम नंबर मिलता है। इसके बारे में भी एक कहावत है कि एक दूध वाला साइकिल से दूध लेके जा रहा था, गली पे ढलान था, ढलान पे जब साइकिल उतार रहा तो सामने एक बहन जी जा रही थी, तो ढलान पे साइकिल थी, ब्रेक मारते मारते बहन जी के पैर में साइकिल ने टक्कर मार दी। अब बहन जी फायर, घूम गई, चिल्लाने लगी। मतलब अगर बहन जी थोड़ी देर और चिल्लाती, आपने देखा होगा भाई, आप सड़क पे जा रहे हैं, कोई महिला स्कूटी से जा रही हो, आप पैदल जा रहे हैं, आपको आके टक्कर मार दे और वो गिर पड़े, तो पूरा मोहल्ला किसको मारेगा? आपको। बताओ, सड़क पे ठीक से नहीं चलते, देखो बेचारी लड़की बेचारी स्कूटी से गिर गई, टक्कर मारा है लड़की ने, गिरी भी होता है, आप तो ऐसे घायल हुए हो। जो मोहल्ले के लोग आएंगे बस आपको पीटना शुरू कर देंगे, माहौल बनाने के लिए कि लड़की की गलती नहीं हो। अब जब बहन जी चिल्लाने लगी तो बेचारा दूध वाला डर गया, पर उसने थोड़ी बहुत सीसेट की क्लास ले रखी थी ऑनलाइन। दूध वाले ने तुरंत अपनी कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल किया, दोनों हाथ जोड़ के। अब चूंकि बहन जी चिल्ला रही थी, थोड़ी देर अगर और चिल्ला देती तो बेचारा पिट जाता। उसने दोनों हाथ जोड़ के कहा, क्षमा चाहता हूं बहन जी, मैडम नहीं कहा, नहीं और पिट जाता। जब कभी ऐसा संकट आए तो बहन जी ही कहना, क्योंकि बहन ही बचा सकती है। अगर मैडम कह दिए फिर तो कांड कंफर्म हो गया। तो जैसे ही उसने कहा कि बहन जी क्षमा करिए, क्या बताऊं आज मेरी किस्मत खराब है, जब उसने बहन जी क्षमा करिए कहा तो बहन जी थोड़ी सी डाउन हो गई। एक टर्म ऐसा है कि आप किसी भी फीमेल के लिए बहन शब्द का इस्तेमाल करेंगे, अपने वाले को छोड़कर, मतलब लोगों के बारे में आया होगा वहां भी कर रहा है, तो सामने वाला आपको कंसीडर करेगा। आप कभी भी देख लेना, कभी भी जीवन में जो
फीमेल की गुण होते हैं, सद्गुण जिसे कहते हैं। आप किसी भी फीमेल को अगर बहन की तरह संबोधित करेंगे श्रद्धा के साथ, तो अगर उस थोड़ी बहुत नाराज भी है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपके प्रति सॉफ्ट हो जाएगी। क्योंकि लड़कियां सामान्यतः अपने भाई से प्रेम करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो जब उनको कोई बहन कहता है तो उनके दिमाग में उनका भाई तुरंत आ जाता है, क्योंकि उनको पता होता है भाई भी वही काम करता है जो आप कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट रहती है। जब उसने कहा बहन जी क्षमा करिए, आज मेरी किस्मत बहुत खराब है, सुबह से आप तीसरी खूबसूरत महिला हैं जिससे मेरी साइकिल टकरा गई। अब बहन कह रहा है और बहन के साथ खूबसूरत कह दिया, तो यह भी औरत का एक सद्गुण है। उसे यह बात बहुत पसंद है कि कोई तारीफ करे। तो अगर बिना बहन कहे कहता तो हो सकता है पिट जाता। उसने कहा बहन जी आप सुबह से तीसरी खूबसूरत महिला हैं जिससे मेरी साइकिल टकरा गई। बहन जी का टेम्परेचर और डाउन हो गया। फिर एक और जिज्ञासा होती है, बहन जी ने पूछा कि चलो ये बताओ उन तीनों में सबसे सुंदर कौन थी। दूध वाला सीसाइड पड़ा था, उसने कहा बहन जी आप। तो बहन जी ने कहा कोई बात नहीं, चल एक टक्कर और मार ले, है ना। तो ये क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल है। तो कम्युनिकेशन स्किल हमारी जैसी होगी वैसा ही हमें प्रभाव मिलेगा। आपने दोहे में भी पढ़ा होगा, बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाओ। तो ये हमें सीखने की जरूरत है। 275 नंबर का ये आगे मैं आपको बताऊंगा इनमें और क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जब ये टॉपिक के कुछ हिस्से पे हम डिस्कस करेंगे। यह है बोधगम्यता। बोध का मतलब होता है ज्ञान। जिन्होंने थोड़ा बहुत दर्शन शास्त्र पढ़ा होगा, और दर्शन नहीं पढ़ा तो हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बोध, बोध माने ज्ञान, बोध गया, है ना। बोध माने होता है ज्ञान की प्राप्ति। अब इसका नाम एक ने लिखा तो सर उसकी किस्मत कैसे खराब, क्योंकि तुम ऑनलाइन बैठे हो ना, ऑफलाइन होते तो किस्मत खराब होती। अब जो इसमें बोधगम्यता में प्रश्न पूछता है वो पूछता है अवधारणा। आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसने 2021, 22, 23, 24, 25 इनमें से किसी भी वर्ष का पेपर सीसेट वाला देखा हो? देखा है तो हाथ उठाए। प्रश्न नहीं पूछूंगा, हाथ उठाओ। ठीक है, ठीक है। तो अब अगर इतने लोगों ने देखा है तो इनको यह पता होगा कि कॉम्प्रेंशन में अवधारणा जबरदस्त तरीके से पूछता है। अगर आपने कॉम्प्रेंशन पढ़ा होगा तो अवधारणा के अलावा पूछता है तर्क, निष्कर्ष और अनुमान। ये चार बातें पूछी जाती। अब आप ध्यान से सुनो। अवधारणा को अगर मैं इंग्लिश ग्रामर की भाषा में समझाऊं तो दिस इज द नॉलेज ऑफ पास्ट, यानी किसी भी बात का पास्ट अंदाजा लगाना कहा जाता है अवधारणा। तर्क, तर्क दरअसल तर्क ही वो पारस पत्थर है जो हर लोहे को सोना बनाता है। एक आभासी पारस पत्थर है तर्क, जो लोहे को सोना बना सकता है। तर्क वो क्षमता है जो व्यक्ति के बौद्धिक विकास को आगे ले जाती है। तर्कशील व्यक्ति ही बौद्धिक कहा जाता है। और यूपीएससी पूछता है एग्जाम में कि नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा तर्क सर्वाधिक उपयुक्त है। शब्दों पे जाना, सर्वाधिक उपयुक्त, इसका मतलब जो चार विकल्प दिए गए उपयुक्त तो सभी हैं, और सभी नहीं तो कम से कम तीन उपयुक्त हैं। उनमें से आपको सर्वाधिक वाला निकालना है। तो ये वही निकाल पाएगा जो तर्क की कसौटी को बेहतर समझता हो। तीसरा है निष्कर्ष। निष्कर्ष मतलब होता है वर्तमान, प्रेजेंट, कि कोई बात चल रही है, 10, 15 लाइन, 20 लाइन बताई गई, उसको पढ़ने के बाद सीधा आप निष्कर्ष तक पहुंच जाओ, कंक्लूजन तक। और यह है अनुमान। अनुमान का मतलब होता है कि किसी भी चीज के आगे का अंदाजा लगाना कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा ही होगा। जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, पढ़े लिखे लोग,
वो मार्केट का ट्रेंड का एनालिसिस कर लेते हैं। कभी देखिए किसी किसी वर्ष में लहसुन की कीमत बहुत आसमान छूने लगती है, कभी प्याज की, कभी मटर की, कभी टमाटर की। ये इसी का हिस्सा है अनुमान लगाने का। आप देखिए जितने टॉपर्स होते हैं वो एक बात कहते हैं कि मैंने शॉर्ट में नोट्स बनाया था। शॉर्ट में नोट्स कैसे बनेगा? वो पिछले 10 वर्षों के पेपर की एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करके पहले वो अवधारणा बनाते हैं कि जो कमीशन है वो किस ट्रेंड पे चल रहा है, यानी जो कमीशन पेपर बना रहा है उसके दिमाग में चलता क्या है, इसे कहते हैं अवधारणा। इस अवधारणा के आधार पर वो कंक्लूजन ये निकालते हैं कि वर्तमान में ये वर्ष चल रहा है तो क्वेश्चन का ये ट्रेंड बदला, और अवधारणा और निष्कर्ष के आधार पे वो अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर में क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या क्या हो सकता है, उसे अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करते हैं। इनका और भी हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। अवधारणा का मतलब होता है पिछले वाले हिस्से को जानना। अवधारणा का मतलब यह होता है कि आप कोई बात हमसे बोल रहे हैं, जो आपने बोल दी वो तो मैंने सुन ली, जो आप नहीं बोले वो भी मैंने समझ लिया, यह है अवधारणा। आप आए हमसे कोई बात कह रहे हैं, तो आप मुझसे जब कोई बात कह रहे हैं तो आपके दिमाग में पहले कुछ आया होगा, तभी तो आप हमसे अपनी बात कहने आए। तो जो आपने कहा वो तो मैंने सुन लिया, उसी के आधार पर मैं ये अंदाजा लगा लूं कि आपके दिमाग में क्या बात आई होगी जो आप ये बात मेरे से बोले। यह है अवधारणा। अवधारणा का मतलब होता है कि सामने वाले के दिमाग की उस स्थिति का अंदाजा लगा लेना जिस स्थिति की वजह से वो ये बात कह रहा है। एक और बात बताता हूं। मान लो कोई आदमी बहुत दुखी है, आपसे अपनी बात कह रहा है, तो जितनी उसने कही वो तो आपने सुन ली। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया हूं, इस मंथ मेरे पास किराया नहीं है, घर वाले मुझे वापस बुला लेंगे। ये तो क्राइसिस ऑफ फाइनेंस हुआ ना, इसे कहते हैं क्राइसिस ऑफ फाइनेंस। पैसे की कमी है, ये तो निष्कर्ष हो गया। अवधारणा क्या होगा? जो अवधारणा का एक्सपर्ट होगा ना, वो आपके दर्द का अनुमान लगा लेगा। भाई पैसे की कमी आपको भी हो सकती है, आपको सबको पैसे की कमी हो सकती है, लेकिन जो दर्द होगा ना, पेन, उस सब की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। तो जो अवधारणा का एक्सपर्ट होगा आपके दर्द का अंदाजा लगा लेगा। अवधारणा के एक्सपर्ट की एक और खासियत होती है, वो जैसे चाहता है वैसे गेम को चलाता है, जैसे चाहेगा वैसे ही गेम चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक फिल्म के राइटर हैं जिनका नाम है एस एस राजमौली। उन्होंने एक फिल्म बनाई बाहुबली पार्ट 1। ये राइटर का कमाल था और किसी का नहीं। उसने स्टोरी लिखा, क्योंकि अवधारणा को समझते हैं, तो उन्होंने लास्ट में एक वफादार व्यक्ति द्वारा उसके राजकुमार की हत्या करवाई, यानी कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया। और पहला पार्ट देखने के बाद कोई व्यक्ति यहां से कंक्लूजन नहीं निकाल सका, क्योंकि एस एस राजमौली को पता था कि लोगों के दिमाग में इवेंट चलते हैं। आप यकीन माने, अगला पार्ट आने तक हमारे देश का सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग और वायरल होने वाले शब्दों में, वाक्यों में यही था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। जबकि फिल्म थी, सब लोग जानते थे, एक कहानी बनाई गई थी, जो कटप्पा बने थे वो भी जिंदा थे, जो बाहुबली बने थे वो भी जिंदा थे, अगली फिल्म में काम कर रहे थे, पर पूरा देश पता कर रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। यह है अवधारणा, यानी उन्हें इस बात का अंदाजा है कि कौन सी बात बोलेंगे कि सामने वाले का दिमाग ही हैंग हो जाएगा। यह है अवधारणा का एक्सपर्ट। जो लोग अवधारणा के एक्सपर्ट होते हैं वे एक काम और करते हैं, जब वो निबंध लिखेंगे ना, निबंध, तो निबंध लिखने के पहले हम अपने दिमाग में एक रॉ मटेरियल सोचते हैं, सिनोप्सिस बनाते हैं कि हम ये पॉइंट पे लिखेंगे। तो कौन सा पॉइंट पहले लिखना है ये वही लिख पाएगा जो कम्युनिकेशन का एक्सपर्ट होगा। और उसके बाद लिखते वक्त ये ध्यान रखना है कि बहुत लेखनी में झोल ना होने पाए। जैसे पहला पेज लिखना, 4-6 लाइन लिखा, फिर एक एग्जाम्पल दें। जैसे एग्जाम्पल दें तो हमारी कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर इस बात का जिज्ञासु बन जाए कि अगला क्या, अगला क्या, अगला क्या, 6-7 पेज तक अगला क्या, अगला क्या, इसी में पूरा पढ़ ले।
तो आप यकीन माने आप मैक्सिमम नंबर पाएंगे, क्योंकि आपने बांध रखा था ना उसको। एक फायदा ये है। कम्युनिकेशन में भी फायदा। आप कहीं इंटरव्यू में हैं और सामने वाले बोर्ड ने एक सवाल पूछा जो आपकी कमजोरी है, वीकनेस, हर व्यक्ति की कोई ना कोई वीकनेस सब्जेक्ट होता है, पूछ लिया। अब आपको बुद्धिमानी कहां दिखानी है? या तो उसका वहीं सॉरी बोल देना है, सॉरी बोल देंगे तो उसी सब्जेक्ट से फिर सवाल बनेगा। और दूसरा समझदारी है कि जब उन्होंने प्रश्न पूछा तो आप उसका जवाब इसलिए दें कि अगला आदमी आपसे क्रॉस क्वेश्चन न कर पाए, तो मामला समाप्त हो जाएगा। एक कला है, एक दिन में नहीं आएगी। दूसरा, सामने वाले ने जो सवाल पूछा वो आपकी स्ट्रेंथ है, मजबूती। तो आप याद रखें कि जब जवाब दे रहे हो तो जवाब देने के बाद लास्ट में थोड़ी सी लूप लाइन छोड़ दें। जैसे एस राजमौली ने लास्ट में कटप्पा से मरवा दिया बाहुबली को, तो अगला सवाल यही बना कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो आप भी अपने स्ट्रेंथ का जवाब देते वक्त जवाब दीजिए, सामने वाले को सेटिस्फाई करिए, फिर लास्ट में एक लाइन छोड़ दीजिए, तो अगला सवाल फिर वहीं से होगा। और आप अगर एक्सपर्ट हैं तो 45 मिनट तक पूरा बोर्ड आपसे वही इंटरव्यू लेगा जो आप चाहते हैं। ले वो रहे हैं पर चाह आप रहे हैं। उन्हें आप अपने जवाब से इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो आपसे यही सवाल पूछे। आप जवाब ऐसे दे रहे हो कि सामने वाला सवाल ही वहीं से पूछेगा, कहीं और से पूछेगा नहीं। ये एक आर्ट है। दिस इज द आर्ट ऑफ सीसेट। दरअसल ये जो यूपीएससी ने सीसेट का सिलेबस दिया है ना, ये पूरा व्यक्तित्व है, ये जीवन है। आप यकीन माने, ये तथाकथित कोचिंग वाले तमाम देश में सेंटर चल रहे हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान, और जिनको लोग बड़ी कोचिंग संस्थान कहते हैं, लगभग उन जगह मेरा वास्ता रहा, मैंने पढ़ाया है। और आप मेरे नाम से ढूंढोगे तो आपको भी पता चलेगा। मैंने जो अंदर फील किया कि लोग इसलिए फेल नहीं हो रहे कि उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है, लोग इसलिए फेल हो रहे हैं कि मिस गाइड करने वाले बहुत हैं। क्योंकि सीसेट के टीचर हैं नहीं, टीचर या तो मैथ के हैं या तो रीजनिंग के, सीसेट के टीचर नहीं है। तो जो संस्थान वाले वो प्रसारित करते कोई नहीं, ये क्वालिफाइंग पेपर है। आप इस सिलेबस को ध्यान से देखो तो सही, इसमें तो पूरा व्यक्तित्व भरा हुआ है। यूपीएससी का सिलेबस ही आपके लाइफ को बदल सकता है। कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। अभी हम यही हैं, अभी यहां तक तो पहुंचे ही नहीं, इतने में आपने बहुत कुछ सीखा। आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूं। कई लोग होते हैं जो अपने एक्ट से सामने वाले का इंटरव्यू अपने हिसाब से घुमाते हैं। एक लड़का था, 2009-10 की बात है ये, तो जब मेंस के बाद डेफ टू फिल होता है तो उसने हॉबी में डाला गजल लिखना, गजल सुनना, गजल गाना। तो सभी लिखते हैं, इसमें नई बात क्या थी। मैंने उससे कहा कि मॉक इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे हो, तो उसने कहा कोई बात नहीं, इस बार मैं अपनी स्टाइल में इंटरव्यू दूंगा, मॉक नहीं दूंगा। उसने हॉबी लिखा गजल सुनना, गजल लिखना, गजल गाना, और यही नहीं किया, हाइलाइटर से उतना एरिया हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट करके डेफ जमा कर दिया। अब यही डेफ की कॉपी बोर्ड के पास होगी। सामान्यतः यह देखा गया है कि कोई भी आदमी डेफ में कोई भी एरिया हाइलाइटर से हाईलाइट नहीं करता। अब देखना कैसे दिमाग से दिमाग कटेगा। उसने हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करना कोई क्राइम नहीं है। जब बोर्ड मेंबर ने पेज पलटा तो देखा कि उसने अपनी हॉबी को हाइलाइटर से हाईलाइट कर रखा है, और ये अलग घटना थी। अब ऐसा नहीं कि यही काम आपको करना है, आपको कुछ नया सोचना है। अब हाइलाइटर से हाईलाइट था, तो जो बोर्ड कई दिनों से इंटरव्यू ले रहा है, कई वर्षों से कभी हाइलाइटर से हाईलाइट वाला पेपर तो देखा नहीं, फर्स्ट टाइम देखा, तो आप यकीन माने कोई भी व्यक्ति पहला सवाल यहीं से पूछेगा। तो लोगों ने पूछा कि आपने अपनी हॉबी को हाइलाइटर से हाईलाइट क्यों कर रखा है, तो अगला भी तैयार था, वो जाल बिछा के ही गया था कि पहला सवाल यहीं से पूछेंगे, यहीं पे मुझे पूरा इंटरव्यू चलाना है। तो उसने कहा हाँ सर, दरअसल मेरी जो हॉबी है उसी की वजह से आज मैं सब कुछ हूं। मैं कभी निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ, प्रयास करता रहा। मेरा पूरा व्यक्तित्व मेरी हॉबी की देन है।
और खास बात यह सर कि मैं गजल सुनता भी हूं, गजल लिखता भी हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर मैं गजल को 9 तरीके से गा सकता हूं। यहीं पे बात समाप्त कर दिया। कोई भी समझदार आदमी जिसका दिल कभी टूटा हो उसे पता है कि गजल एक ही तरीके से गाई जाती है ना? गजल एक ही तरीके से गाई जाती है। तो अब जब आपको यह पता चल, अब मैं कह रहा हूं मैं 9 तरीके से गा सकता हूं और आप जानते हैं कि एक ही तरह से गजल गाई जाती है, तो अगला सवाल क्या होगा? आप प्रतिभा का प्रदर्शन करें। उसने एक गजल, बड़ी सी गजल तैयार कर रखी थी, हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है, गुलाम अली गजल है, बड़ी स्लो है, इसको सुनाना शुरू किया। अब ध्यान देना, यह प्रतिभा का मैटर है। लीक लीक सब चले, लीक ही चले कपूत, बेलीक तीन ही चले, शायर शेर सपूत। अब गजल एक ही तरीके से गाई, आम आदमी जानता है ना, बट यू आर ए स्पेशल पर्सन, तो आप नई विधा जनरेट कर दो। तो उसने कभी गद्य में, कभी पद्य में, कभी स्लो मोशन में, कभी हाई मोशन में, कभी लो थीम में, कभी हाई स्पीड में लगा सुनाने। प्रैक्टिस कर रखा था उसने कि गजल जब 9 तरीके सुनाऊंगा तो 55 से 60 मिनट जाएगा। अभी 7 ही तरीके से सुना पाया था। बोर्ड मेंबर ने कहा अब आप जा सकते हो, और खास बात है कि उस वर्ष का हाईएस्ट इंटरव्यू मार्क उसी ने पाया था। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। दरअसल क्या होता है, ये छोटी छोटी बातें हम लेक्चर से सीखते हैं, संगति से सीखते हैं। अब आप मेरी क्लास में बैठे हो कल से, तो आप नई नई बातें सीख रहे हो, ये होता है। तो सारा व्यक्तित्व का कमाल है। फिलहाल इस टॉपिक पे हम आगे चल के और भी डिस्कस करेंगे, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि अवधारणा आपकी क्लियर हो गई, एक तो आप सामने वाले का अंदाजा लगा लेंगे, अवधारणा क्लियर हो गई तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ट्रेंड का अंदाजा लगा लेंगे, अवधारणा क्लियर हो गई तो पापा ने कुछ कहा इनडायरेक्ट में, आप तुरंत समझ जाएंगे उन्होंने ये बात क्यों कही। मोहल्ले में किसी ने कुछ कहा, वो आप तुरंत समझ जाएंगे। अवधारणा का मतलब आपके जीवन में कुछ भी कहीं घटेगा तो आप समझ जाएंगे ये बात क्यों लिखी होगी। जैसे एक ट्रक के पीछे लिखा था, कृपया मोजा धोकर पहने, क्या पता कामयाबी कदम चूमने आए और बेहोश हो जाए, है ना? इसका मतलब जिसने भी ये लिखवाया था उसको इस बात का एक्सपीरियंस था कि बिना धुला हुआ मोजा क्या क्या कर सकता है ना? कहीं रख दीजिए किसी एरिया में, चारों तरफ परफ्यूम लगा हो और 2 मोजा ले आइए। अब मोजा किसी समझदार व्यक्ति का नहीं, जो स्टूडेंट हो, जो कोचिंग करते हो, उनका मोजा ले आइए। वो अपने को नहीं धोते तो मोजा तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कहीं तो ऐसे होते हैं मोजा खरीदते हैं नया, उद्घाटन करते हैं, फिर बीच में धुलते नहीं है, जब वो फट के अपने आप समाप्त हो जाता है तभी धुलते हैं। मोजे से कत्ल एक दिन अखबार में निकला था, मोजे ने किया एक व्यक्ति की हत्या, मोजा उतार कर रख दिया, 4 आदमी मर गए। तो मेरे कहने का मतलब, अगर कोई आदमी अपने ट्रक के पीछे लिखा है, इसका मतलब ही और शी हैव द एक्सपीरियंस अबाउट दिस। अगर किसी ने लिख रखा है, जैसे आप उस दिन कल की क्लास मैंने आपको बोला था कि अखबारों में जो विज्ञापन आता है ना, आप देखे होंगे, किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक फोन घुमाएं, बाबा फला फला फला। तो दरअसल ये अवधारणा का पार्ट है। बाबा को पता है कि हमारे देश में लोग इस तरह की समस्याओं से जूझते होंगे, ज्यादातर लोगों की यही समस्याएं होंगी, समाधान हो या ना हो, समाधान की खोज में भटक रहे होंगे। एक उसमें शब्द होता वशीकरण, मतलब वश में कर लेंगे। और ये उम्र ऐसी है कि हर आदमी चाहता है दूसरा पूरी दुनिया मेरे बस में हो, तो वशीकरण के लिए किसको फोन करेगा? बाबा टिल्लू को। तो मेरे कहने का मतलब, अवधारणा ये कई हिस्सों में होता है। हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे जब क्लास कॉम्प्रहेंशन की शुरू होगी तब। तार्किक क्षमता और विश्लेषणात्मक क्षमता, लॉजिक एंड एनालिटिकल एबिलिटी।
एनालिटिकल एबिलिटी क्या है? आपने देखा होगा जब आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो कई बार आपको या 12th में ऐसे प्रश्न मिले होंगे कि इस बात का विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण मतलब होता है किसी भी बात को एक एक बिंदुओं को एक्सप्लेन करना, पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ, इसकी हमें जरूरत होती। तार्किक क्षमता हमारे दिमाग का जो लेफ्ट वाला हिस्सा है, आईक्यू वाला, उसी को पेट्रोल देने का काम करती है। इसीलिए आप देखिए जितने टॉप आईआईटीज हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, क्योंकि इन सब जगह मेरा आना जाना है इसलिए मैं 3-4 एग्जांपल दे रहा हूं, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, इन सब जगह पे डिबेट प्रोग्राम होते हैं। जैसे आपको कोई टॉपिक दे दिया गया, अब आप हफ्ता 10 दिन तैयार कर लो, फिर डिबेट होगी। जब हम किसी बात पे डिबेट करते हैं, आर्गुमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हमारी जो तार्किक क्षमता होती है उसका विकास होता है, और जब तार्किक क्षमता का विकास होगा तो जाहिर सी बात है हमारा बेहतर होगा। तो इस वाले हिस्से को भी, ये हिस्सा मैं डिस्कस करूंगा, ये हिस्सा भी मैं डिस्कस करूंगा, ये हिस्सा भी मैं डिस्कस करूंगा। अब आ गया निर्णय लेना और समस्या का हल निकालना। कल मैंने आपको एक प्रश्न कराया भी था कि आप किसी को पसंद करते हैं, विवाह करना चाहते हैं, आपके घर वाले कारण सहित विरोध कर रहे हैं, 4 ऑप्शन भी बताए थे। दिस इज द टॉपिक ऑफ डिसीजन। एक बड़ी फेमस लाइन है कि पर्सन शुड बी डिसिसिव, व्यक्ति को हमेशा निर्णायक होना चाहिए। जो व्यक्ति निर्णायक नहीं है, 50-50 है, उसका जीवन ही व्यर्थ है। हमेशा डिसिसिव रहो, हां या ना। 50-50 वाली लाइफ अच्छी नहीं होती। अब जो मैंने प्रश्न बताया था कि आप किसी को पसंद करते हैं और आप विवाह करना चाहते हैं या चाहती हैं, आपके घर वाले कारण सहित विरोध कर रहे हैं, विद रीजन। इसका मतलब यह हुआ कि घर वालों को पता चल गया है और आप पसंद करते हैं। तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्यों पसंद करता है, उसमें ऐसी क्या खास बात दिखती है जो पसंद आता है? कुछ तो खास बात होगी। आप कल्पना करो कि किसी बात को आप पसंद करते हो या किसी व्यक्ति को, तो कुछ क्वालिटी देख के पसंद करते हो या जो हो मिल गया वही सही है? जनरली तो लोग सेकंड वाले फॉर्मूले पे ही चलते हैं, लेकिन उसे पसंद नहीं कहते। अगर आपको लगता है वो पसंद है, वो पसंद नहीं है। पसंद हमेशा एक दिमाग की आवृत्ति होती है। उस आवृत्ति का जब भी कुछ दिखेगा तो आपको पसंद आएगा। जब आप किसी को पसंद करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई फिल्म आपको बहुत पसंद है, कोई फिल्म तो पसंद होगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आज रात सोचूंगा कि कौन सी पसंद है। देखी तो बहुत है पर दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। कोई गाना होता है, कोई फिल्मी गाना, वो भी बहुत पसंद होता है। आप में से कोई ऐसा है जिसे कोई ऐसी फिल्म याद आ रही हो जो उसको बहुत पसंद हो, या कोई ऐसा सॉन्ग याद आ रहा हो जो बहुत पसंद है? पीछे वाले खड़े होके, खड़े हो जाओ। एक मिनट, इसकी आवाज मेरे तक आने दो। कौन सी फिल्म पसंद है बेटा? आओ आगे आओ। लोग ताली ऐसे बजा रहे शहीद होने आ रहा हो। वहीं बैठो, वहां बैठे। ये यहां से भाषण देने वाला था, आया किसी और काम से, अपने दिल की बात यहां से कह लेता। मैं ऐसे मंच नहीं देता, मैं लाइब्रेरी थोड़ी हूं। चलो बताओ बेटा, कौन सी फिल्म थी? बोला ना मैंने। अब आप समझ गए कि मैं एग्जामिनेशन का कितना बड़ा टीचर हूं। इसके चाल से मैं समझ गया। मैंने पूछा कौन सा फिल्म पसंद है, तो कह रहा है कि ठुकरा के मेरा पार मेरा इंतकाम देखेगी। देखो
ये पक्का लाइब्रेरी ज्वाइन किया है। अच्छा, जब ये आया ना तब मैं समझ गया कि यहां से आके मैसेज देना चाहता है। ये वही है ऑनलाइन वाले की तरह कि सर पूजा से बोल दीजिए अनब्लॉक कर दे। मतलब इनकी पसंदीदा लाइन है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखे। बताओ, जब कभी ऐसी सिचुएशन आए, आप इस डिलेमा में घूम रहे हो, आप मेरे स्टूडेंट हैं और मैं जानता हूं कि 90% आर सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ द डिजीज। मुझे पता है 90% लोग इसी बीमारी से ग्रसित हैं और प्यार भी कर रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। बताओ, प्यार है तो फिर इंतकाम किस बात का? और किसी ने ठुकरा दिया तो इसमें गलत क्या है? हो सकता है आप नहाते ना हो सकता है कि शी और ही गॉट द बेटर ऑप्शन देन यू, तो इसमें धमकी देने वाली क्या बात है? इसी बात पे मैं आपको एक प्रश्न दिखाता हूं। पढ़ो। आप इसमें पुरुष जहां लिखा है वहां महिला पुरुष दोनों भी रख सकते हो। दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द जेंडर, दिस इज द आउट ऑफ जेंडर। पढ़ो आराम से। ऑप्शन हाथ नहीं, मैं उठवाऊंगा तब उठाना। किसका है? नहीं, सही है। अरे मेरे से बताओ तो उसको क्यों बता रही हो? ठीक। आराम से, उत्साहित होने की जरूरत नहीं। जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस कर रहा था, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, तो दिस इज द मैटर रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम से संबंधित है और इसमें आपको डिसीजन लेना है। इसमें लिखा है कि आप एक अविवाहित वयस्क पुरुष हैं और एक महिला से बहुत गहरा प्रेम करते हैं। प्रेम के अलावा गहरा भी है। शब्दों पे जाना, शब्दों में वजन कैसे आता है ना? एक होता है प्रेम करना, एक होता है गहरा प्रेम करना। मतलब सामने वाले को यह बताना कि कितना ज्यादा प्रेम है, गहरा है ना। आपको लगता है कि आप उसके बिना जी नहीं सकते, ये सबको लगता है, सबको लगता है उस टाइम, और कुछ टाइम बाद फिर अगले को देख के लगता है कि उसके बिना जी नहीं सकते, है ना। एक लाइन है कि तू नहीं कोई और से, बस उसके आगे अपना कर लेना। बहुत दिनों तक सोचने के बाद, इसका मतलब आप इंट्रोवर्ट भी हैं। बहुत दिनों तक सोच रहे हैं, अंदर अंदर विस्फोट हो रहा है। आप उसे प्रेम प्रस्ताव देते हैं, दैट मीन्स प्रपोजल। वह बहुत ही विनम्रता के साथ, हम्बल होके, है ना, आपके प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देती है, डिनाई कर देती है। याद रखना, स्वीकृति को पचाना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अस्वीकृति को पचाना। यह डाइजेशन बहुत जरूरी है लाइफ जीने के लिए। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन की ओर जा सकता है, फ्रस्ट्रेशन की ओर जा सकता है, और मैक्सिमम केस जो आत्महत्या के आते हैं वो यहीं से आते हैं। स्वीकृत होना, अस्वीकृत होना, दोनों जीवन के हिस्से हैं, इनसे कभी घबराना नहीं चाहिए। यदि स्वीकृत हो गया, कोई बात इसको प्रेम संदर्भ नहीं, हर संदर्भ बता रहे, स्वीकृति हो गई तो आपको बहुत अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं। आप बस ये सोचो, प्रयास किया, स्वीकृति है। और स्वीकृति हो जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। हमेशा ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये सोचकर कि हो सकता है अगली मंजिल इससे भी बेहतर हो,
यहां इसलिए स्वीकृति हो गई हो, यह ध्यान रखना। अस्वीकार कर देती है, अस्वीकृत कर देती है, क्योंकि वह पहले से किसी अन्य व्यक्ति के प्रति प्रतिबद्ध है। आपको लेकिन इतने दिन में पता नहीं चला, आप अंदाजा नहीं लगा पाए, क्योंकि जब भी आप उसको कुछ खिलाते थे खा लेती थी, चाय पिलाते चाय पी लेती थी, बाइक से छोड़ देते थे बैठ के चली जाती थी। आप कभी अंदाजा ही नहीं लगा पाए, लेकिन जब आपने प्रपोजल दिया तब उसने अपनी बात बताई। आपके लिए यह अस्वीकृति अनपेक्षित, अनपेक्षित इसलिए भी थी क्योंकि आप इसकी अंदाजा भी नहीं लगाए थे। वो अस्वीकार सी है। आप इस स्थिति में क्या करेंगे? और याद रखना, इसका जवाब आइडियोलॉजिकल नहीं, प्रैक्टिकल देना है। यू फील इट, मतलब आपके दिमाग में जो महसूस हो। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन तो आपने पढ़ ही लिया होगा। चलिए अब मैं हाथ उठवाऊंगा। रुक जा, एडवांस में क्यों उठा रहे हो? महिला को उसके सफल प्रेम जीवन के लिए शुभकामना देंगे तथा उसके व्यक्तिगत जीवन से दूर हट जाएंगे। ऑप्शन ए ठीक है। ये वही लोग हाथ उठाए हैं जिनका या तो कोई है नहीं, उन्हें शुभकामना देने में क्या जाता है कि जा भाई बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। और या तो वो लोग हैं, उन लोगों ने हाथ उठाया जिनको लग रहा है कोई बात नहीं, ये नहीं, ठीक है। क्या कह रही है? आपस में तुम दोनों क्या डिस्कस कर रहे हो कि हम कौन सा ऑप्शन लेते? यही ना? चलो बताओ कौन सा ऑप्शन पसंद है इसमें? उठाई थी, फिर आपस में क्या बात कर रही हो? लाइब्रेरी में तो ज्वाइन नहीं हो? कोई बात नहीं, जस्ट जोक, मस्त रहो। ऑप्शन बी, बी जिसका है वो हाथ उठाएं। ठीक है, इधर भी कोई उठाया था बी में हाथ? ठीक है, पीछे वाले कौन कौन? ठीक है, उस व्यक्ति के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे तथा महिला को प्रमाण सहित बताएंगे कि वह व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा वह उसके बारे में सोचती। इस ऑप्शन को हमेशा वो लोग हाथ उठाते हैं जिनका कहीं ना कहीं सिस्टम चल रहा होता है। आप आईबी में है कि सीबीआई में है कि उसके मम्मी है कि पापा है कि भाई हु आर यू? आप केवल बर्गर खिला देते थे, कभी कभी समोसा खिला दिए, लाइब्रेरी तक छोड़ दिए, यही काम करते थे ना। हु आर यू? उसने बता दिया आई एम कमिटेड टू अदर पर्सन, बात खत्म हो गई। तब जाके सीबीआई में केस दर्ज करके इंक्वायरी करोगे। ये वही लोग हैं। ऑप्शन सी, सी में हाथ उठाओ। अब नहीं उठाएंगे लोग। दरअसल सी ऑप्शन सबसे बेहतर ऑप्शन है। किसका किसका है? देखो, एक हाथ 2 लोग मिलकर उठाए हैं, ठीक है। उसे विश्वास दिलाएंगे कि आप उसके लिए जान भी दे सकते हैं। इस बात का विश्वास दिलाने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती। हर एक को पता है कि आप जान दे सकते हैं क्योंकि वही आपके पास है। और कुछ है? जान है, ले लो। उसे विश्वास दिलाएंगे आप उसके लिए जान भी दे सकते हैं, ताकि आपके प्रेम की प्रतिबद्धता का स्तर देखकर वह आपको स्वीकार कर ले। उसे पता है कि हर कोई जान ही देता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। यह है ऑप्शन डी। डी किसका है? बड़े हिम्मती हो? डी वाले बड़े हिम्मती हैं, हार नहीं मानेंगे तथा अपनी ओर से उसे प्रेम करना जारी रखेंगे। ये सभी प्रेमी टाइप के लोग हैं, ताकि यदि कभी उसका संबंध टूट जाए तो आप उसके जीवन में प्रवेश करने का मौका पा सकें।
इसका मतलब अब आपको प्यार नहीं था, क्योंकि प्यार जो होता है ना वो निष्पक्ष होता है, बिना किसी कंडीशन के होता है। वैसे अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं आपको बता दूं, लव शब्द और इसकी सारी परिभाषाएं, इसकी सारी सीमाएं, शुरू से लेके अंत तक, यह एक ऐसा शब्द है इस संसार में केवल एक जगह मिलता है और वही मिलता और कहीं नहीं मिलता। आप जैसे इसको रिसर्च करते जाएंगे आप ये पाएंगे कि सभी रिश्ते किसी न किसी बुनियाद पे बने होते हैं। संसार में कभी भी प्रेम की परिभाषा ढूंढनी हो तो एक ही जगह है, वह है आपका और आपके माताजी का, जिसे कहते हैं अनकंडीशनल लव। इसके अलावा जितना कुछ दिखता है सब कुछ मोह माया से ग्रसित है। आप यहां तैयारी करने आए हो, कितना पढ़ रहे हो, कितना नहीं पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में एडमिशन लिए हो, कहां घूम रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप यकीन माने यदि परिणाम आपके पक्ष में आ गया तो पूरी दुनिया इस बात के लिए कहेगी कि इसने बड़ी मेहनत की, सफल हो गया। और अगर परिणाम आपके पक्ष में नहीं आया, 2, 4, 5 साल बाद आप वापस गए, तो आप यकीन माने इस पूरे जीवन काल में आपके माता जी के सिवाय, हो सकता है पापा आपको लव करते, आपके मुंह पे न कहें या मम्मी के डर के मारे आपसे न कहें, लेकिन उन्हें इस बात का होगा कि इसने पढ़ाई नहीं की, मेहनत नहीं किया होगा। लेकिन जब जब आप अपनी मम्मी से कहोगे कि मम्मी मेरा यकीन करो मैं खूब मेहनत से पढ़ी थी या खूब मेहनत से पढ़ा था, तो मम्मी कहेंगे हाँ बेटा मुझे पता है कि तुमने बहुत मेहनत से कोशिश की होगी। मतलब रियलिटी ये है। और पूरे संसार में जो भी, मैं किसी रिश्ते को डिनाई नहीं कर रहा, भाई बहन को, पिता पुत्र या पुत्री को, पर अगर आप मेरे विद्यार्थी इस बात को अपने दिमाग में, और ये बहुत रिसर्च किया हुआ मैंने आपको मंत्र दिया, लव और लव की पूरी परिभाषा, लव की दुनिया फ्रॉम जीरो टू हीरो, एक ही बिंदु के सराउंडिंग घूमती है, वो आपकी मां। और जिनका अनकंडीशनल लव, यानी वो आपसे प्यार करती हैं पर बदले में आपसे कुछ चाहती नहीं, कोई उम्मीद नहीं करती, वही एक रिलेशन है। और लव की एक परिभाषा और है, आप अभी दुखी हो जाओ और आपकी माताजी फोन करें, आप नॉर्मल बात करते रहो, आपकी माताजी आपकी आवाज से पकड़ लेंगे कि आप किसी बात पे दुखी हो। आप कभी घर में रहो, मुंह लटका के बैठ जाओ, आपकी माता समझ जाएंगे कि आपको किस प्रॉब्लम से आप सफर कर रहे हो। और मां जो होती है वो दुनिया की किसी भी कंडीशन में अपने बच्चे के साथ खड़ी होती, इसीलिए दुनिया की हर मां को उसका बच्चा सबसे सुंदर लगता है और उसको सुंदर कहती भी है। तो लव जो है ना, अगर कभी इसकी डेप्थ में, मैंने इस पे इतना थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर दिया क्योंकि आजकल यूपीएससी जितने प्रश्न पूछ रहा है वो फिलोसफिकल टाइप का इससे पूछता है। जैसे गणित, मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ ब्रेन, दिमाग का संगीत है। फुर्तीला किंतु संतुलित व्यक्ति ही रेस को जीत सकता है। भविष्य ज्ञान का युग होगा। तो हो सकता है प्रेम पे कोई बात पूछ ले और आपको हाई क्लास का नंबर उठाना है तो मां से ही शुरू करना, तो सराउंडिंग में पढ़ने वाले को भी ये पता चलेगा कि यू नो अबाउट द रियल लव। इसके अलावा सब कुछ मोह माया है, अट्रैक्शन है, जुड़ाव है, आवश्यकताएं हैं, मजबूरी है, पर रियल लव इज ओनली चाइल्ड एंड मदर, इन्हीं का होता है, रियलिटी ये है। और आप भी जब ये बात मैं बोल रहा हूं तो आप गहराई से इसको महसूस करेंगे। ये लाइन मैंने आज आपको इसलिए एक्सप्लेन की, टुडे इज द सेकंड क्लास, आप मेरे स्टूडेंट हैं, नौजवान हैं। हो सकता है जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि अप डाउन हो सकता है ऐसे झटके भी आपको लगे, आप इमोशनली डैमेज हो, क्योंकि आप बड़े हो गए हैं, समाज में रह रहे हैं तो इमोशनली डैमेज होंगे। जब कभी डैमेज हो और आपको लगे कि आप डिप्रेशन की ओर जा रहे हो या आपकी मन स्थिति नेगेटिव हो रही है, या जब आपको लगे कि अब इस संसार में कुछ रखा नहीं है, तो रियल की ओर लौट जाना, जो एक शब्द होता है ना, घर की ओर लौट चलो, तो रियल वर्ल्ड में जाएंगे तो आपकी माताजी दिखेंगी जिन्होंने आपके लिए अनकंडीशनल सब कुछ तैयार कर रखा है, तो आपको बेटर कंडीशन में पहुंचाएगा। एनीवे, फिर भी अगर डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में आया जाए
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्योंकि आप किसी से प्रेम करते हैं, अगर उसने बता दिया कि हम कहीं और प्रतिबद्ध हैं, तो आप उसे बाकायदे शुभकामना दीजिए सफल जीवन के लिए, और आप अगले स्टेशन की ओर निकल चलिए। अगले स्टेशन पे कोई ना कोई मिलेगा। ये शब्द है सामान्य मानसिक क्षमता। दरअसल वहां लिखा है सामान्य मानसिक योग्यता, प्रिंट हुआ गलत है। सामान्य मानसिक योग्यता क्या है? जनरली जो मार्केट में रीजनिंग की बुक मिलती है उस पर लिखा रहता है सामान्य बुद्धि, सामान्य बौद्धिक योग्यता, सामान्य मानसिक क्षमता, तो लोग इसको रीजनिंग से जोड़ते हैं। दिस इज नॉट द रीजनिंग। ये वो है कि आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप एक समझ रखते होंगे। जैसे अभी जो मैंने प्रश्न कराया था कि 1 2 3 इंटू 1001 इट विल बी 1 2 3 1 2 3। ये सामान्य समझ का प्रश्न है, क्योंकि गुणा में शिफ्टिंग होती है। ये हमें सामान्य समझ होनी चाहिए। कल जो पेड़ लगा था सड़क के किनारे, वो था जनरल मेंटल एबिलिटी। उसमें कोई फार्मूला नहीं था, कोई टॉपिक नहीं था। आपको समझना था कि जब पेड़ लगेंगे किसी रोड पे, तो एक स्टार्टिंग में लगेगा और एक लास्ट में लगेगा, और टोटल 101 है, तो इनके बीच का जो अंतराल है यही तो हमसे पूछेगा, तो अंतराल तो 100 होंगे। ये हमें सामान्य समझ रखनी चाहिए थी। एक प्रश्न और किया था जिसमें 160 पुरुष अथवा न्यायाधीश थे, 110 भारतीय पुरुष थे जो न्यायाधीश नहीं थे। वहां पे उस लाइन की समझ को समझ जाना भी जनरल मेंटल एबिलिटी था। जनरल मेंटल एबिलिटी कोई टॉपिक नहीं है। जनरल मेंटल एबिलिटी एक सामान्य समझ है जो हमारे दिमाग में निरंतर चलती है। इस टॉपिक पे भी मैं ही आपके साथ डिस्कस करूंगा। बुनियादी गणित, बेसिक न्यूमरेसी। बेसिक न्यूमरेसी क्या है? यही गुणा भाग जोड़ घटाना। जैसे उसने पूछा कि 700 से लेके 1000 के बीच, ध्यान सुनना, 700 से लेके 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिसमें सैकड़े का अंक दहाई के अंक से और दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा हो? ये बेसिक न्यूमरेसी। ये 6 से लेके BSc MSc तक कहीं नहीं पढ़ाया जाता, इसमें आपको सोचना पड़ेगा। बेसिक न्यूमरेसी। दूसरा प्रश्न उसने कहा आपके पास 1 2 5 और 10 रुपए की नोट है। आप किसी जगह पे किसी दुकानदार को कुछ अमाउंट पे करना चाहते हो, आप इसको कितने तरीके से पे कर सकते हो, कितने प्रकार के अमाउंट दे सकते हो? दिस इज द बेसिक न्यूमरेसी। तो इसका जो थ्योरेटिकल हिस्सा है वो एक टीचर है वो आपसे डिस्कस करेंगे, और इसका प्रैक्टिकल अप्रोच आखिरी की 5-6 क्लासेस में इस बैच को, इस टॉपिक को फिनिशिंग में ही करूंगा। तो आखिरी में 7-8 क्लास जितना आप टोटल पढ़ेंगे उसको फिनिशिंग टच देते हुए आपको बेसिक न्यूमरेसी के प्रति आपकी समझ बढ़वाना। जैसे बेसिक न्यूमरेसी से पूछ लेगा कि 1 से लेके 400 के बीच में ऐसे कितने अंक हैं, नहीं सॉरी 101 से लेके 400 के बीच में ऐसे कितने संख्याएं हैं जिनके अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अब ये तो हमने मैथमेटिक्स में कहीं नहीं पढ़ा, पर एग्जाम में आएगा, विभाजित करना पड़ेगा। ऐसे कुछ जो क्वेश्चंस होंगे जनरल मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड, इस पे हम डिस्कस करेंगे। आंकड़ों की व्याख्या, चार्ट ग्राफ तालिका, इधर कुछ वर्षों से इसको नहीं पूछ रहा है ना, लेकिन इस टॉपिक के जो दूसरे टीचर है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, और ये मैक्सिमम आई विल डिस्कस विद यू। मैक्सिमम पोर्शन पे हम डिस्कस करेंगे। कल से जो क्लास स्टार्ट होगी वो 2:45 पे होगी, और इसकी शुरुआत यहां से होगी सामान्य मानसिक क्षमता से। ठीक है।